निकले, सब कुछ एकदम सामने का सामने हो। तो ऐसी जो है इसी मोटिवेशनल कोर्स के आधार पे आज मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा अगला वाला टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का अगला टॉपिक है, वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एडोलसेंस के बारे में चर्चा करेंगे। एडोलसेंस से पहले हमने जो है वो चर्चा कर ली हुई है कि क्या होता है प्रीनेटल। प्रीनेटल में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कॉन्सेप्शन, ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। उसके बाद हमने बात करी जो है नेटल में। तो नेटल में 5 अवस्थाएं हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज। अब उनमें से पहली अवस्था का जो बात थी, पहली अवस्था की बात हमने कर ली थी, इन्फेंसी। इन्फेंसी में हमने बताया था कि इन्फेंसी को अलग अलग रूपों में कहते हैं। इन्फेंसी में अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं? तो अलग अलग रूपों में पहले जो है वो न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं, फिर इन्फेंट कहते हैं, फिर जो है टोडलर कहते हैं, फिर जो है वो चाइल्ड कहते हैं, बेबी कहते हैं। तो ये जो है हमने इसके बारे में जानकारी ले ली थी, उसके अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस जो है वो सब के बारे में जानकारी हमने कर ली हुई थी। अब उसके बाद हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था कि चाइल्डहुड क्या है। तो चाइल्डहुड क्या है? तो चाइल्डहुड के बारे में हमने जान लिया होता। तो चाइल्डहुड को जो है वह गंदी अवस्था कहते हैं, स्मार्ट एज कहते हैं, और जो है वह एलिमेंट्री एज कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली हुई थी। आज जो शैशवावस्था है, वह शैशवावस्था जो है वह शारीरिक रूप से बेस बनाने का काम करती है। शरीर अगर स्वस्थ है, मस्तिष्क अगर स्वस्थ है, तो उसे पूरी की पूरी बुनियाद जो है वह स्वस्थ होती है। इसलिए शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। वहीं पे बात करें तो चाइल्डहुड को जो है वह एजुकेशन पर्पज से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक जो है शिक्षित व्यक्ति रहेगा, वह शिक्षित अगर रहेगा तो समाज में अपने आप को कहीं भी सुदृढ़ता के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर पाएगा। वैसे शिक्षा के रूप में जो है वो चाइल्डहुड बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ पे वह मेच्योरिटी की स्थिति में रहता है। और यहाँ पे चाइल्डहुड ही एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे बिल्कुल रुकाव होता है, जैसे अगर बहता पानी है तो बहते पानी में अगर आप कुछ भी डाल दो तो बहता बहता चला जाएगा, उसका कोई। तो चाइल्डहुड जो है वह, जैसे मैंने कहा कि बहता हुआ पानी है, तो बहते हुए पानी में अगर हम बहते हुए पानी में अगर हम कुछ भी डालें तो बहता बहता चला जाएगा, बट अगर वही ठहराव पानी होगा तो ठहराव पानी में दिखेगा। तो ऐसे जो है वो चाइल्डहुड एक बिल्कुल ठहराव होता है, उस टाइम पे बिल्कुल वह स्थिर होता है। तो जो कुछ भी हम सिखाते हैं बच्चे के मस्तिष्क में पहुंचता है। तो इसलिए चाइल्डहुड जो है वह पढ़ाने के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से जो है महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं अब जो है आगे की बात करते हैं, तो आगे में जो है वह किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको झंझावट अवस्था कहते हैं, जिसको जो है बहुत तकलीफ वाली अवस्था कहते हैं, जिसको कहते हैं बहुत जो है वह तनाव भरी अवस्था होती है। तो ऐसे जो है इस अवस्था को हम जानेंगे कि यह अवस्था हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है, हमारे लिए क्यों पढ़ना जरूरी है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था भी जो है हमारे पूरे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह दो चीजों को जोड़ती है। एक तो व्यक्ति जो है वह वयस्कावस्था की तरफ आता है, एडल्टहुड की तरफ जाता है, व्यक्ति जो है वो वयस्कावस्था की तरफ आता है, और दूसरा वहां से वह जो चाइल्डहुड, जो उसका बिल्कुल सुनहरा अवसर होता है, जहां पे वह बहुत अच्छा जिया होता है। तो चाइल्डहुड से एडोलसेंस, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। चाइल्डहुड को भी जोड़ने का काम करता है और एडल्टहुड को भी जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही जो ये एडोलसेंस है, ये एडोलसेंस इस रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि यह अगर जो ये ब्रिज है, एडोलसेंस एक ब्रिज है, अगर यह ब्रिज बहुत कमजोर रहा, ब्रिज जो है तनावग्रस्त रहा, ब्रिज जो है वह बहुत ही ऐसा रहा कि वह अपने आप में खुद ही जो है झंझावट अवस्था में है, तो क्या होगा? तो यह ब्रिज जो है, यह ब्रिज ढंग से पार नहीं लगा पाकर दूसरी जगह वह नहीं जा पाएगा। तो दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? उसकी स्थिति जो है वह खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें इस एडोलसेंस को जानना है, जो कि चाइल्डहुड से निकल करके एक नई अवस्था में पहुंचता है और एक नए परिणाम की तरफ, एक नए आयाम की तरफ पहुंचने की तरफ अग्रसर होता है, यानी एडल्टहुड की तरफ, जहां से कि पूरी की पूरी व्यवस्था उसकी स्थिर होती है, तो वह एडल्टहुड की तरफ जो है जाने के लिए प्रेरित होता है। तो ऐसे ही आज हम जो है वह एडोलसेंस के बारे में जानेंगे। चलिए आइए जो है एडोलसेंस को हम बारीकी से, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और इस एडोलसेंस से हर एक प्रश्न में, चाहे वो सी टेट का हो, चाहे रीट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, इसमें से हर में से
हर में यह एडोलसेंस से प्रश्न पूछा जाता है। एडोलसेंस में प्रश्न जो है और सेकेंडरी जो सेकेंड लेवल का जो एग्जाम होता है उस सेकेंड लेवल के एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि एडोलसेंस बच्चे के लिए यानी मानव के लिए, मानव के जो जीवन है, मानव के जीवन में एडोलसेंस कौन सी भूमिका निभाता है, एडोलसेंस में क्या क्या होती है, एडोलसेंस को कितने लोगों ने माना है, एडोलसेंस को क्या कहते हैं, इन सब चीजों का जो है ज्ञान बहुत ही अधिक प्रश्नों के साथ में पूछा जाता है। और एडोलसेंस एक ऐसी अवस्था है जो बहुत नाजुक अवस्था होती है। जैसे शैशवावस्था नाजुक होती है तो शैशवावस्था में तो लोग संभालने वाले होते हैं, लोग संभालते हैं, बट जो है वो एडोलसेंस जो एक ऐसी अवस्था होती है वह उस बहुत ही जो है वह विघ्नों से भरी हुई अवस्था होती है। उन विघ्नों से भरी हुई अवस्था में व्यक्ति और किसी की सहायता भी नहीं लेना चाहता है, जो बच्चा हुआ और किसी की सहायता भी नहीं लेना चाहता, अंदर ही अंदर जो है वो फूटता है, बहुत सारे परिवर्तन उसके अंदर में होते हैं। वो सारे परिवर्तन क्या है एडोलसेंस में, और यह शिक्षा के आधार पे क्यों जरूरी है, यह शारीरिक विकास के रूप में क्यों जरूरी है, यह मानसिक विकास के रूप में क्यों जरूरी है, यह संवेगात्मक विकास के रूप में क्यों जरूरी है, यह सामाजिक विकास के रूप में क्यों जरूरी है, इन सारे विकासों के आयाम को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो हम आज एडोलसेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए एडोलसेंस को स्टार्ट करते हैं, एडोलसेंस को सब स्टार्ट करते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न होंगे तो जो है हमको चैट बॉक्स में लिखता जाएगा, चैट बॉक्स में हमको लिखता जाएगा। आज पहली ही क्लास में 27 लोग हैं, पहली क्लास में 27 लोग हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है कि 27 लोग जुड़े हुए हैं। 27 लोगों में कौन कौन है, 27 लोगों में शेषदान, सोनी और सुनील, दिनेश, जालूदान, निधि यादव, चित्रा, दीनू राठौर, हेमाली जानी, हेमलता, जगदीश, किशन दान, मनीष पवार, मनीष पटील, मयूरी, नारायण सिंह, पृथ्वी, प्रेमराज पुरोहित, रविंद्र, सतपाल, सिमरन, सुगना, उषा, विशाखा। अच्छा विशाखा, इतने लोग हैं। कोमल, इतने लोग हैं। अभी तो बहुत सारे लोग आने बाकी हैं, बहुत सारे लोग आने बाकी हैं जिनका नहीं है। जो 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 लोग नहीं आए हुए उनको मैसेज कर दीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए। जैसे आरती है वो नहीं इसमें दिख रही है, और उसके बाद आत्माराम नहीं है, और वो दूसरा पृथ्वी, उनको जरा मैसेज कर दो कि वो लोग कहाँ हैं, जुड़ जाएं फटाफट। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी से। हाँ चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें जो है मुकेश बंजारा नहीं है, दिनेश मुकेश कहाँ, उनको भी जोड़ लीजिए जल्दी से, उनको बोल दीजिए कि जुड़ जाए, क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे, आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था की बात चल रही थी। तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था मैंने बताया था कि पहली अवस्था जो है मानव जीवन की, जन्म के बाद की मानव जीवन की जो है, मानव जीवन की, मानव जीवन की यह किशोरावस्था जो है यह तीसरी अवस्था है, मानव जीवन की तीसरी अवस्था है, इसको कहते हैं किशोरावस्था। मानव जीवन की इसे तीसरी अवस्था कहते हैं, किसको, किशोरावस्था को। जो किशोरावस्था है उसे मानव जीवन की तीसरी अवस्था कहते हैं, मानव जीवन की तीसरी अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो किशोरावस्था जो है वो किशोरावस्था मानव जीवन की तीसरी अवस्था है, मानव जीवन की तीसरी अवस्था है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मानव जीवन की तीसरी अवस्था है, यह बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। यानी कहां शुरू होती है, कहां शुरू होती है, तो बाल्यावस्था के समाप्त होने पर, बाल्यावस्था की समाप्ति पर, बाल्यावस्था की समाप्ति तथा तथा जो है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के आने तक, प्रौढ़ावस्था के आने तक, के प्रौढ़ावस्था के आने तक जो है यह अवस्था चलती है। यानी यह बाल्यावस्था जैसे ही खत्म होता है 12 साल का, 12 साल की उस उम्र में जैसे बाल्यावस्था खत्म होती है वैसे ही जो है यह किशोरावस्था वह प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए इसे, इसकी जो अवस्था है वह लगभग अमूमन अमूमन जो है वह 12 वर्ष से 18 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष मानी जाती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष मानी जाती है। कहीं कहीं इसी को 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष माना जाता है, तो कहीं कहीं इसी को 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक भी माना जाता है। तो ये सब किशोरावस्था की हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष माना जाता है, तो कहीं कहीं 13 वर्ष से 18 वर्ष माना जाता है, तो कहीं कहीं 13 से लेके 19 वर्ष भी माना जाता है। तो आप जो है इन बातों को याद रखे रहेंगे। ये सारी अवस्थाएं जो है वो किशोरावस्था की अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था की अवस्थाएं, क्योंकि 12 वर्ष से परिवर्तन, लड़कियों में 12 वर्ष से परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही 12 वर्ष से जब परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं तो इसलिए वहां पे एडोलसेंस जो है वो शुरू हो जाता है।
तो इसे इसे ही दो भागों में बांटा गया है। इसे ही जो है यह इसको दो रूपों में भी जाना जाता है। इसको दो रूपों में किस रूप में जाना जाता है किशोरावस्था को? तो किशोरावस्था के दो रूप हैं। किशोरावस्था के जो एडोलसेंस है, जो एडोलसेंस है, इसको दो रूपों में जाना जाता है, दो भागों में जाना जाता है। दो भाग में जाना जाता है। एक को कहते हैं अर्ली एडोलसेंस, एक को कहते हैं अर्ली एडोलसेंस और एक को कहते हैं लेट एडोलसेंस। एक को कहते हैं अर्ली एडोलसेंस और एक को कहते हैं लेट एडोलसेंस। जो अर्ली एडोलसेंस है, वो अर्ली एडोलसेंस जो है वो माना जाता है 12 से 16 वर्ष तक। 12 से 16 वर्ष तक अर्ली एडोलसेंस माना जाता है। वहीं जो लेट एडोलसेंस है, वह जो लेट एडोलसेंस है उसे 17 से लेकर के 19 वर्ष माना जाता है। 17 से लेकर के 19 वर्ष, 17 से लेकर 19 वर्ष जो है वो लेट एडोलसेंस को माना जाता है और अर्ली एडोलसेंस को 12 से लेकर 16 वर्ष तक का माना जाता है। तो ये एडोलसेंस जो है वो एडोलसेंस क्या है? मानव जीवन की तीसरी अवस्था है। यह बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद तथा प्रौढ़ावस्था तक के आने तक जो है चलती है। यह 12 वर्ष से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष तक की मानी जाती है। इसको दो रूपों में जाना जाता है, एक अर्ली एडोलसेंस और दूसरा लेट एडोलसेंस। या कहीं अगर पूछेगा आपको तब आप जो है इसकी बात करेंगे, कहीं अगर पूछेगा कि एडोलसेंस क्या है तो वहां पे चर्चा करेंगे। अदरवाइज जो है आपको यह चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ही जानना है, आपको बस इतना ही जानना है कि जो एडोलसेंस है वह एडोलसेंस 12 से लेकर के जो है वह 18 वर्ष तक के मानी जाती है। एडोलसेंस जो है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब किशोरावस्था, किशोरावस्था को कहां से आया, कैसे आया, अब इसकी चर्चा करते थोड़ी सी। चलिए यहां तक जो है हमें समझ में आ गया है। जैसे जैसे मैं बताते जाऊं वैसे वैसे आप नोट करते जाइए और उसका स्नैप जैसे ही बोर्ड भर जाए तो आप उसका स्नैप भी लेते चलिए। चलिए तो किशोरावस्था के बारे में और जानते हैं, किशोरावस्था के बारे में और भी जानते हैं। और क्या है किशोरावस्था? तो किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था किशोरावस्था जो है यह अंग्रेजी में एडोलसेंस, इसको अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडोलसेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। इसको इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको एडोलसेंस कहते हैं। अब यह जो एडोलसेंस है, यह एडोलसेंस आया कहां से है? तो एडोलसेंस जो आया है, यह एडोलसेंस आया है इडुसेयर से। ये कहां से आया है? तो एडोलसेंस का लैटिन शब्द इडुसेयर है, एडोलसेयर है। तो यह जो है इसका जो अंग्रेजी में जो नाम है वह, यह अंग्रेजी में जो नाम है यह एडोलसेंस, यह लैटिन शब्द से, यह लैटिन शब्द जो है वह है एडोलसियर, ADOLESCERE, एडोलसियर, इससे निकला हुआ है ये एडोलसियर। एडोलसियर, इसको हिंदी में अगर बात करेंगे, इसका उच्चारण कहेंगे तो उसे कहेंगे एडोलसियर। एडोलसियर शब्द से निकला हुआ है एडोलसियर। अब एडोलसियर जिसका मतलब क्या होता है? जो एडोलसियर, उस एडोलसियर का मतलब क्या होता है? तो ये जो लैटिन शब्द में एडोलसियर है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ है, एडोलसियर का अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी एडोलसेंस जो है, एडोलसेंस यह कहता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी जो बच्चा जो होता है वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो परिपक्वता की ओर कैसे बढ़ता है? तो परिपक्वता की ओर कैसे बढ़ता है? तो वैसे बढ़ता है। चलिए जैसे एक आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। यहाँ पे जो है यह, इस जगह पे यह जो है वो चाइल्डहुड है, यानी यहाँ पे जो है वह बच्चा चाइल्डहुड की अवस्था में है, यानी बाल्यावस्था में है। और यहाँ पे जो है उसको ये यहाँ पे आना है, उसको ये जो है उसका एडल्टहुड है, एडल्टहुड यहाँ पे है, यानी ये एडल्टहुड में है। अब इसको यहाँ से इस अवस्था को छोड़ करके यहाँ से परिपक्वता की ओर जा रहा है। अब यहाँ से वह जो है बिल्कुल परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। यही इसी को कहते हैं क्या? एडोलसेंस कहते हैं, इसको एडोलसेंस कहते हैं। और इसी को
ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, कहीं कहीं इसी को ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, यानी बदलाव की स्थिति, इसी को बदलाव की स्थिति भी कहीं कहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस को बदलाव की स्थिति या ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड की तरफ बच्चा जब जाता है तो उसमें बहुत सारा ट्रांजिशन होता है, बहुत सारा बदलाव होता है, इसीलिए जो है इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। यह शब्द जो है वह एडोलसेंस, अंग्रेजी का एडोलसेंस है, जो लैटिन शब्द एडोलसियर से निकला हुआ, और एडोलसियस का मतलब होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस प्रकार किशोरावस्था का मतलब क्या हुआ इसमें? अब इसका अगर हम मतलब निकालें तो मतलब निकालें किशोरावस्था का मतलब क्या है कि किशोरावस्था में जो बालक होता है, जो किशोरावस्था में जो बालक होता है वह क्या होता है? वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बालक क्या करता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब किशोरावस्था का जो बालक होगा, उसमें जो बच्चा होगा, वह जो मानव होगा, वह मानव कहाँ आएगा? वह जो इसमें चाइल्डहुड में था, वह चाइल्डहुड से वह एडल्टहुड की तरफ वो परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। वहां पे उसके सारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जो है नैतिक विकास, सारे विकास जो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगेंगे, वहां से वो मेच्योर कहलाने लगेगा। तो बच्चा जैसे ही 18 वर्ष का हो जाता है, 19 वर्ष का हो जाता है, तो बच्चे के अंदर में सारे चीज, सारे विकास जो है वह लगभग लगभग मेच्योरिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए यह जो है एक ट्रांजिशन पीरियड भी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था की समाप्ति पर बच्चे का जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होता है, यानी अब यहाँ पे जैसे ही एडोलसेंस, जैसे ही एडोलसेंस जो है वह खत्म होता है, जैसे ही एडोलसेंस खत्म होता है, वह एडोलसेंस की समाप्ति पर, एडोलसेंस की समाप्ति पर, एडोलसेंस की समाप्ति पर बच्चा क्या कहता है? एडोलसेंस की समाप्ति पर बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। समाप्ति पर बालक, बालक पूर्ण रूप से, बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो बालक पूर्ण रूप से परिपक्व व्यक्ति यानी फुल्ली मेच्योर्ड इंडिविजुअल बन जाता है। क्या बन जाता है? फुल्ली मेच्योर्ड इंडिविजुअल बन जाता है। इस अवस्था में होने वाले जो, अब ये यही एडोलसेंस की अवस्था है, यानी जो यह किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तनों को, अब यहाँ पे यह जो है, यहाँ पे क्या, तो फिजिकल की बात कर लें, फिजिकल डेवलपमेंट, वही मेंटल डेवलपमेंट की बात कर लें, वही भी जो है हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर लें, वही जो है जो हम वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर लें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर लें, वही जो है मोरल डेवलपमेंट की बात कर लें, वही जो है इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर लें। तो इन सभी डेवलपमेंट के आधार पे, इन सभी डेवलपमेंट के आधार पे अगर इनको देखा जाए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें भी अगर हम खाली 3 बातों को ध्यान में रख लें, खाली 3 बातों को ध्यान में रख लें, यानी ये फिजिकल डेवलपमेंट जो है और मेंटल डेवलपमेंट जो है और जो इमोशनल डेवलपमेंट, अगर हम खाली इन 3 बातों को ध्यान में रख लें, इन 3 बातों को ध्यान में रख लें, तो इन्हीं 3 बातों पर जो है यह बहुत ज्यादा निर्भर करती है, या 3 बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। साथ साथ में सामाजिक विकास भी उसका होता है, तो सामाजिक विकास भी होता है, बट ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण करती हैं किशोरावस्था में, यानी इनमें बहुत ज्यादा जो है वो परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सब कुछ बना रहता है, सब कुछ हुआ रहता है, शैशवावस्था में सारे कुछ निर्माण हो चुके हैं, अब वहां पे वो जो परिवर्तन होते हैं, बाल्यावस्था में सारे स्थिर रहते हैं, बाल्यावस्था की जो स्थिति रहती है वह स्थिरता की स्थिति रहती है, वहां पे स्थिरता बाल्यावस्था में स्थिर रहता है। जैसे ही शैशवावस्था में थोड़ा सा टफ था, शैशवावस्था में सारा कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, सारा कुछ, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट थोड़ा नहीं था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा था, ये सारे, इमोशनल डेवलपमेंट भी तेजी में था, ये सारे चीजें जो है शैशवावस्था में तेजी था। जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड में आया, तो ये सारे जो है वो स्थिर बन गए, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट बढ़ने लगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ने लगा, जो है बाकी की चीजें जो है इमोशनल बढ़ने, ये मोरल बढ़ने लगा, बाकी चीजें स्थिर रह गई। अब स्थिर रह गई तो जो चीजें स्थिर थी अब वो वापस से जो है एक रूप लेना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक रूप लेना स्टार्ट कर दिया, उसमें जो है वो केमिकल परिवर्तन होने लगे, हार्मोन्स के परिवर्तन होने लगे, तो हार्मोन्स के जैसे ही परिवर्तन होने लगे, इन सारों में हलचल पैदा हो गई, फिजिकल डेवलपमेंट भी हलचल पैदा हो गई, मेंटल डेवलपमेंट भी हलचल पैदा हो गई, इमोशनल भी हलचल पैदा हो गई, और सोशल को भी वह जो और ज्यादा वह तवज्जो देने लगा। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू पे, इन्हीं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको जो है किशोरावस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से जानना जरूरी है। इन्हीं एक व्यक्ति में ये चीजें कैसे विकसित होती हैं, इन विकास को ध्यान में रखते हुए हमको किशोरावस्था को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आइए पढ़ते हैं, जानते हैं और क्या है आगे की बात है। अगर यहां तक हो गया हो तो आगे चलें। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच एक संधिकाल का मैंने यहाँ पे कहा था, जो ये वाली बात है, ये वाली बात को आप ध्यान कर लीजिए, ये वाली बात यहाँ पे बाल्यावस्था तथा
वयस्कावस्था, ये बाल्यावस्था है और ये वयस्कावस्था है, इनके बीच में जो एडोलसेंस है वो एक ट्रांजिशन पीरियड का काम करता है। क्या काम करता है? एक ट्रांजिशन पीरियड का काम करता है। यह बाल्यावस्था और बाल्यावस्था तथा वयस्कावस्था के बीच जो जो ये एडोलसेंस है, किशोरावस्था, यह बाल्यावस्था तथा वयस्कावस्था के बीच किशोरावस्था एक ट्रांजिशन पीरियड का काम करता है, एक संधि काल का काम करता है। क्या करता है? इसको कहते हैं संधि काल। इन दोनों के बीच में संधि होती है, यानी यह दोनों मिल करके जो है वह आगे ये इन दोनों के बीच में, इनके और इनके बीच में संधि कराने का काम कौन करता है? जो बिचौलिया होता है वह कौन होता है? वो एडोलसेंस होता है। तो बिचौलिया बहुत मजबूत हो, बिचौलिया जो है दोनों को पार लगा दे, यानी ये तो पार हो ही गया, अब यहाँ पे आसानी से पहुंच जाए, यानी एक नाव के रूप में यहाँ पहुंच जाए, तो यह इसको ध्यान में रखते हुए भी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से अब ये जो मतलब बिचौलिया होता है, ये संधि कराता है, तो संधि के पर्पस से भी यह सर्वाधिक कठिन होता है कि अब यहां जाए। बच्चा जो है वो हमेशा कंफ्यूज में रहता है, हमेशा बच्चा कंफ्यूज में रहता है कि मैं अभी बच्चा हूं या मैं बड़ा हो गया हूं। बच्चा ये हमेशा सोचता है कि मैं अभी बच्चा हूं, छोटा हूं, या मैं बड़ा हो गया हूं। कभी वो अपने आप को मतलब बड़ा समझने लगता है, तो कभी छोटा समझने लगता है। मम्मी पापा कहते हैं बेटा अभी अभी नहीं, बाहर नहीं जाना, अभी बाहर नहीं जाना है। तो फिर एक बार लोग कहते हैं बेटा तुम्हारी मूछें आ रही हैं, तुम्हारी दाढ़ी आ रही है, तुम्हारी आवाज बदल गई, तुम तो बड़े हो रहे हो अभी। अब वो कंफ्यूज रहता है कि मैं बड़ा हो गया या मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हो गया या मैं छोटा हूं, मैं कैसा हूं, मेरी स्थिति कैसी है। इसको लेकर के बच्चा जो हमेशा कंफ्यूज में रहता है और उसके अंदर ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तनों को किसको बताने जाए, उन परिवर्तन को किसको कहने जाए, तो यहाँ पे जो है उन परिवर्तनों को लेकर के भी जो है यह ज्यादा कठिन अवस्था मानी जाती है। तो यह संधि काल के रूप में जानी जाती है, इसीलिए इसे जो है एक कठिन काल भी माना जाता है। इस अवस्था में बालक दोनों ही अवस्थाओं में इस जो यह अवस्था है एडोलसेंस, इसमें बच्चा क्या होता है? वह दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, यानी वह चाइल्डहुड में भी रहता है तथा वह एडल्टहुड में भी रहता है। यह ना तो चाइल्डहुड के जैसा ही बर्ताव कर पाता है और ना ही जो है वह एडल्टहुड की तरह ही बर्ताव कर पाता है। कभी कभी वह चाइल्डहुड की तरफ रहता है, तो कभी कभी जो है एडल्टहुड की तरफ होता है। यानी अब वो बच्चा भी नहीं रह गया है, कि बिल्कुल जो है माँ की गोद में बैठे या फिर पापा के कंधे पे बैठे। तो अब वो वयस्क भी नहीं हो गया कि सारे निर्णय जैसे वयस्क ले लेते हैं वैसे ले ले। यह दोनों अवस्थाओं में जो है कंफ्यूज रहता है कि जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ। तो ऐसी स्थिति में जो है यह बहुत ही कठिन अवस्था मानी जाती है और इसी अवस्था को बहुत ही नाजुक अवस्था भी कहते हैं। अगर इस अवस्था को संभाल लिया गया तो पूरी अवस्था, पूरा जीवन जो है बच्चे का सुदृढ़ हो जाता है। इसी अवस्था में ढेर सारे जो है चीजें होती हैं कि बच्चा जो है यहाँ पे कभी वह गलत लत का शिकार हो जाता है, तो कभी जो है नशे वगैरह करने लगता है, तो कभी जो है बातों को अनसुना करने लगता है। बहुत सारी बातें जो है इस अवस्था में परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ती हैं। हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। चलिए अब हम कुछ जान लेते हैं, कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़े, अगर यहां तक हो गया हो तो हम आगे बढ़े, हमको बताते चलिए। अगर यहां तक हो गया हो तो चलिए, स्नैप ले लिया सभी ने? ओके, चलिए स्नैप ले लिया तो अब आगे चलते हैं। अब कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं कि परिभाषाओं में कैसे और क्या बात कही गई है। परिभाषाओं में कैसे और क्या बात कही गई उनको थोड़ा जान लेते हैं, उनको जान लेते हैं कि क्या है। चलिए परिभाषाओं में जो है पहली परिभाषा जो कही गई है वह स्टेनली हॉल के अनुसार कही गई। स्टेनली हॉल जो है वह उन्होंने एडोलसेंस पर एक पुस्तक लिखी। यह अमेरिका के एक शिक्षाविद और एक मनोवैज्ञानिक है। अमेरिका के एक शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने अपना एक परिभाषा इन्होंने बताया। स्टेनली हॉल इन्होंने एक परिभाषा बताई। इन्होंने परिभाषा क्या बताई? वैसे इन्होंने दो परिभाषाएं बताई हैं। तो पहली परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है और ये सबको जानना है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि यह किसकी परिभाषा है। तो यह कहते हैं कि किशोरावस्था में, यह अक्सर पूछा जाता है और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिख करके आता है। किशोरावस्था प्रबल, किशोरावस्था जो है दबाव, संघर्ष, तनाव, किशोरावस्था जो है प्रबल दबाव, संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तनाव, तूफान एवं विरोध, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। पहली बात कहते हैं, यानी स्टेनली हॉल क्या कहते हैं
कि जो किशोरावस्था है वह किशोरावस्था क्या है, इस किशोरावस्था बहुत ही प्रबल होती है, यानी इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको किसी भी हाल में रोक नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, यह बहुत ही उच्चता की ओर होती है, यह उच्चता की ओर होती है, अंदर से निकलता है बच्चा जो है, जान करके भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, निकल जाता है उसके अंदर से। तो ऐसे यह प्रबल होती है, यह दबाव भी होती है, यानी अंदर से जो है उसको कितना भी दबाए वह जो उठ करके आती है, और बच्चा हमेशा प्रेशर में रहता है, अपने आप को भी प्रेशर में समझता है कि कहां जाए, किसको कहें, किस तरह से कहें, क्या करें, तो यह इस अवस्था में भी बच्चा होता है, तो इसलिए दबाव की व्यवस्था होती है, संघर्ष, वो आपस में ही इंटरनल मन में संघर्ष करते रहता है कि कैसे ये सारे परिवर्तन कहां हो रहे हैं, यह अपने मित्रों से कैसे बात करे, उनसे कैसे बात करे, तो वह जो है आपस में ही उसके सारे चीज, सारे विकास जो है वो भी आपस में संघर्ष करते हैं, और उसका चेतन मन जो है वह भी आपस में संघर्ष करते रहता है, तो इसलिए संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तनाव की अवस्था भी जो है वो अपने जॉब को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के हमेशा तनाव में रहता है कि क्या हो रहा है, लड़कियां जो है अपने उनको अलग तनाव होता है, लड़के जो है उनको अलग तनाव होता है, तो चेहरे पे जो है पिंपल्स अलग निकलते हैं, ये सारे जो हार्मोन्स के परिवर्तन है, इन परिवर्तनों के कारण जो है उनके अंदर जो लगातार परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को देख करके हमेशा वह तनाव में रहता है, तो उसकी आवाज बदल जाती है, पहली आवाज कैसी थी, फिर आवाज बदल गई, वो कैसी हो गई, इन सब सारी बातों को लेकर के वह ये भी रहता है कि मैं छोटा हूं कि मैं बड़ा हूं, क्या नहीं हूं, हमेशा जो है वह लड़ने पर या हमेशा वह जो है वो क्रोधित होने पर वह हो जाता है, उसके अंदर नहीं है, क्रोध होने की नहीं है, बट उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उस वजह से उसको क्रोध आ रहा है, उसको ईर्ष्या हो रही है, तो तनाव की स्थिति होती है, तूफान अंदर से निकलता है पूरा कि क्या करें, कहां चले जाए, कैसे चले जाए, क्या कर लें, तो जैसे हम गोली खा लेते हैं ना, कोई गोली खा लेते हैं, तो गोली खाने के बाद हमको अंदर से पूरी ऊर्जा निकल के आती है, तो वह ऊर्जा जो है, जैसे हम कोई टेबलेट खा ले, पैरासिटामोल खा ले या कोई भी टेबलेट खा ले, तो टेबलेट खाने पर हमको जो है वो पूरी जो अंदर से गर्मी निकलने लगती है, तो वह जो है वो तूफान की स्थिति होती है, विरोध की स्थिति होती है, बच्चा जो है एक दूसरे का विरोध करने लगता है, तो विरोध की अवस्था यही जो है वो स्टैनली हॉल कहते हैं, अपने उन्होंने पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है एडोलसेंस की पुस्तक, उस पुस्तक में यह वर्णन करते हैं कि यह प्रबल की स्थिति है, दबाव की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, तूफान एवं विरोध की यह पूरी अवस्था है। तो अब और आगे भी एक परिभाषा बताते हैं, आगे की परिभाषा में क्या कहते हैं, आगे की परिभाषा में कहते हैं, एक परिभाषा इनकी और है, तो उस परिभाषा में कहते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास अचानक ही होता है, शारीरिक और मानसिक विकास जो है वह अचानक ही होता है, यानी यह कहते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास अचानक ही होते हैं, यानी यहाँ पे एक शब्द अचानक है, अचानक को याद रखना है, यानी अचानक ही होते हैं, इनमें जो विकास है वो अचानक होते हैं। स्टैनली हॉल की दो परिभाषाएं हैं, स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास जो है अचानक ही होता है, अचानक होता है, तो अब अचानक होता है, अब इसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समय क्या कर रहा हूं, कैसे हो रहा है, ये सब अचानक हमारे जो है हमारा समाज कैसे बढ़ रहा है, हम लोगों के बीच में कैसे जाने लगे, पहले तो मैं जाता ही नहीं था, पहले तो मैं इंट्रोवर्ट था, अब एक्सट्रोवर्ट कैसे बन गया, एक्सट्रोवर्ट कैसे हो गया, ये उसको पता ही नहीं चल पाता है, वह जो है उसके अंदर अचानक से, पहले हाइट इतनी थी, अचानक से इतनी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई ये पता ही नहीं चला उसको, उसका जो है मानसिक विकास, उसके अंदर तनाव था ही नहीं, वो कभी किसी को गुस्से से बोलता ही नहीं था, वह कभी किसी के साथ में झगड़ा करता ही नहीं था, अब वो झगड़ा कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है उसको खुद को पता नहीं है, ये जो है परिवर्तन उसके अचानक से निकलते हैं, इसी अचानक से निकलने की प्रक्रिया जब स्टार्ट होने लगती है, तो अब ये समझना चाहिए कि किशोरावस्था जो है वह आने लगा, किशोरावस्था जो है बच्चे का आने लगा, यह जो है उसको समझना चाहिए, माँ बाप को भी यह चीज समझनी चाहिए। ओके, तो यहां तक हो गया, आगे की परिभाषा समझते हैं, आगे की परिभाषा में जो है वो और बात कही जा रही है, इन्होंने जो एडोलसेंस में इनकी एक पुस्तक है, जो स्टैनली हॉल है, स्टैनली हॉल की एक पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही इनकी पुस्तक है, जो कि 1904 में आई, एडोलसेंस जो कि 1904 में आई, या स्टैनली हॉल की पुस्तक एडोलसेंस 1904 में, उसी में इसका जिक्र किया गया, और यह अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाविद है, और इन्होंने ही अपनी पुस्तक में इन सब चीजों का वर्णन किया, यह किशोरावस्था के बारे में, इन्होंने अपनी पुस्तक में किशोरावस्था के बारे में उसकी भौतिकी और उसका समाजशास्त्र, उसका लिंग, उसका अपराध, धर्म, शिक्षा आदि सभी चीजों का अध्ययन किया,
यानी यह जो है किशोरावस्था में बच्चे का जो है वह भौतिकी कैसी होती है, उसका जो है अंदर का जो न्यूरो साइंस है वह कैसा डेवलप होता है, उसका जो समाज है वह कैसा होता है, उसका जो है लिंग के बारे में वह कैसा जो है वह रिएक्ट करता है, वह अपराध उसका कैसा होता है, धर्म कैसा होता है, शिक्षा कैसा होता है, इन सब सारी बातों पर जो है उन्होंने स्टडी किया। किसने? स्टैनली हॉल में। और अब इन सभी चीजों का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया, जो कि 1904 में वो निकली हुई थी, आई हुई थी। तो वहीं से या अक्सर इसके बारे में ये जो प्रश्न है, ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी को याद रखे रहिएगा। उसके बाद कुछ और परिभाषाएं हैं, और परिभाषाएं समझ लेते हैं। एक और परिभाषा है किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार एक परिभाषा है, किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक जी क्या कहते हैं? किलपैट्रिक जी कहते हैं, ये कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कहते हैं कि किशोरावस्था जो है यह जीवन का सबसे कठिन काल है। अगर यह अवस्था निकल गई, माँ बाप भी सोचते हैं यही अवस्था जो है, इसी अवस्था में हमको बचा के रखना है और इसी अवस्था में हमको ज्यादा केयर करना है। बहुत ज्यादा भी केयर नहीं करना है, बच्चे को फ्री छोड़ना है, बट वहां पे केयर भी करना है कि बच्चा कहीं जो है वह कहीं अलग चीज ना अपना ले, और इसका खान पान, इसका हर बात इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत शरीर जो है बहुत तेजी से बदलता है, तो यहाँ पे बच्चे को खान पान भी उतनी चाहिए, यहाँ पे वातावरण भी वही चाहिए, नर्चर भी वही चाहिए, सारी बातें ओपनली बात भी करनी चाहिए। तो इस अवस्था से, इसी अवस्था को, इसी को ध्यान में रखते हुए जो किशोरावस्था है वह जीवन का, पूरे जीवन का वो जो पांचों काल है, उन पांचों काल में यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है, सबसे कठिन काल होता है। इसे सबसे कठिन काल कहा गया है। इसे जो किशोरावस्था को जो है कठिन काल कहा, किसने? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने कहा कि यह किशोरावस्था की सबसे कठिन काल है। वहीं जो है वैलेंटाइन कहते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं, उनके अनुसार भी, वैलेंटाइन के अनुसार क्या परिभाषा है उनको जान लेते हैं। तो वैलेंटाइन के अनुसार जो परिभाषा है वह कहते हैं किशोरावस्था अपराध एवं नाजुक की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? ये कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध और नाजुक की अवस्था है। यही किशोरावस्था, किशोरावस्था अपराध और नाजुक की अवस्था है। अपराध और नाजुक की अवस्था है, ये जो है वैलेंटाइन कहते हैं। वहीं जो है जर्सिल्ड क्या कहते हैं? वहीं जर्सिल्ड कहते हैं, जर्सिल्ड ये कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जर्सिल्ड कहते हैं। जर्सिल्ड क्या कहते हैं कि जो बच्चा है किशोरावस्था में, जो बच्चा है वह क्या करता है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, इसमें व्यक्ति यानी किशोर व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है। चलिए, ये जो है इनकी अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हमको देखने को मिली। तो स्टैनली हॉल कहते हैं कि यह प्रबल दबाव, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। वहीं जो है दूसरी अवस्था में कहते हैं कि अचानक होता है, तो अचानक होने वाली भी सडन अवस्था में इसको कह सकते हैं। किलपैट्रिक कहते हैं कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है, तो कठिन भी कह सकते हैं। वहीं जो है वैलेंटाइन कहते हैं कि अपराध और नाजुक की अवस्था है, तो अपराध और नाजुक की अवस्था में कह सकते हैं। जर्सिल्ड जो है वह कहते हैं कि परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब इन सारी परिभाषाओं के आधार पे, जो चारों परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं, इन चारों परिभाषाओं के आधार पे हम किशोरावस्था को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चलिए आइए जानते हैं किशोरावस्था को कहते हैं कुछ, क्या कहेंगे वो जानते हैं। हम इन परिभाषाओं को यहाँ ले लेते हैं और इन्हीं परिभाषाओं में से निकालते हैं कि किशोरावस्था को क्या कहेंगे। किशोरावस्था को क्या कहेंगे उनको देख लेते हैं, यानी हम किशोरावस्था को क्या कहेंगे उनको देख लेते हैं। तो पहली बात करते हैं किशोरावस्था को क्या कहेंगे। तो किशोरावस्था को क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो क्या कहेंगे कि यह क्या है, किशोरावस्था क्या है? प्रबल अवस्था है। चलिए इसी में से निकालेंगे शब्द, सब जो है हमको शब्द यहीं से मिल जाएंगे। क्या है किशोरावस्था? तो किशोरावस्था जो है वह प्रबल अवस्था है। किशोरावस्था प्रबल है, प्रबल अवस्था है। दूसरा क्या है? यह दबाव वाली अवस्था है। तो प्रबल अवस्था हो गई, दबाव वाली अवस्था हो गई।
दबाव की अवस्था हो गई, और क्या हो गई जो है यह संघर्ष की अवस्था हो गई। अब यहीं से हम किशोरावस्था के अलग अलग नाम ले सकते हैं। संघर्ष की अवस्था हो गई, और क्या हो गया, इसी को कहेंगे तनाव की अवस्था। अब किशोरावस्था की हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, इसी को हम अलग अलग नाम पे भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा था चाइल्डहुड को हमने कहा था कि बच्चा क्या है, इसको कहेंगे स्मार्ट एज कहेंगे, इसको एलिमेंट्री एज कहेंगे, इसको गंदी अवस्था कहेंगे, इतना सारा हमने नाम लिया। तो इसी हम किशोरावस्था को नाम ले सकते हैं। किशोरावस्था कैसी है, प्रबल अवस्था है। किशोरावस्था कैसी है, कोई पूछ दिया प्रबल अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो प्रबल अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे, तो किशोरावस्था। दबाव वाली अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे, तो किशोरावस्था। संघर्ष वाली अवस्था किसको कहेंगे, तो कहेंगे किशोरावस्था। जो है तनाव वाली अवस्था की ऐसी कौन सी अवस्था है जो तनाव वाली अवस्था है, तो उसे कहेंगे क्या, किशोरावस्था। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी के आधार पे हम जो किशोरावस्था का नाम ले सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। वही तनाव हो गया, तूफान हो गया, तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था हो गया। वही जो हम क्या कह सकते हैं, विरोध की अवस्था। ये सब हमें वहीं से मिल रहा है, इनकी जो परिभाषा है उन्हीं परिभाषाओं में से जो है हम ले रहे हैं। हालांकि ये जो परिभाषा है उन परिभाषाओं में से अचानक पूरा जो है स्टडी करके करा गया। तो अचानक वाली अवस्था, अचानक विकास, अचानक विकास की अवस्था, और क्या, अचानक विकास हो गया। और क्या कह रहे हैं, सबसे कठिन अवस्था, तो कठिन काल, कठिन काल, कठिन या जटिल, कठिन या जटिल काल। और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, नाजुक अवस्था, अपराध और नाजुक अवस्था, अपराधी, अपराधी कहिए, अपराध नहीं कहिए, अपराध, नाजुक अवस्था। और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे और एक दिया हुआ है क्या, परिपक्वता वाली अवस्था, परिपक्वता की ओर बढ़ने वाली अवस्था, परिपक्वता की ओर बढ़ने वाली अवस्था। अब और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, तो इसके अलावा कह सकते हैं इन सभी के आधार पे, इन सभी के आधार पे कह सकते हैं यह सब मिलता कहां है, यह सब मिलता कहां है, यानी यह प्रबल, दबाव, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, अचानक, कठिन, अपराध, नाजुक, ये सब मिलता कहां है, इसी सब चीजों को कहेंगे। यह सब सारी बातें, यह सब सारी बातें, ये सारे अनुभव हैं, ये सारे अनुभव हैं। मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि जब तपोगे आप, जब तपोगे, जब तपोगे, तपोगे तो क्या बनोगे, तपोगे, जब आप खूब तपोगे, तपोगे तो क्या बनोगे, तपोगे तो सूर्य बनोगे, सूर्य बनोगे। और क्या बनोगे तपोगे तो, जरा बताइए तो चैट बॉक्स में, तपोगे तो और क्या बनोगे, तपोगे तो और क्या बनोगे, जरा मुझे बताइए तो। मैंने बताया सूर्य बनोगे, और क्या बन सकते हो, जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे तो। तपेंगे तो और क्या बनेंगे, अगर तपेंगे तो क्या बनेंगे, सोना। वेरी गुड, वेरी गुड, सोना बनेंगे। तो ऐसे ही अब ये जब खूब तपता है तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, सुवर्ण काल, इसीलिए इसको कहते हैं सुवर्ण काल। कहां फंस गया, ओके, हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, सुवर्ण काल, इस अवस्था को कहते हैं। और सुवर्ण काल क्या कहते हैं, स्वर्ण काल, स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह खूब तपता है, खूब तपता है। और इसी को जो है वो कहते हैं वसंत काल भी कहते हैं, इसी को वसंत काल भी कहते हैं। इसी अवस्था को, इसी अवस्था को स्वर्ण काल भी कहते हैं, इसी अवस्था को वसंत काल की अवस्था भी कहते हैं। अगर यहां तक हो गया हो लिख के तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, या हम यहां ले लेते हैं, इतने में ले लेते हैं, इतने में ले लेते हैं, हमें इतना और जगह मिल जाएगी। चलिए यहीं से इतना ले लेते हैं। ये अवस्थाएं हो गई, तीन अवस्थाओं के आधार पे जो है यहां से ले लेते हैं, इतने में स्वर्ण काल हो गया। अब जो है स्वर्ण काल के बाद इसे कहेंगे समस्यात्मक काल, इसे और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समस्यात्मक काल भी कहेंगे, यानी समस्याग्रस्त है तो इसीलिए कहते हैं इसको क्या, समस्यात्मक काल। जो यह अवस्था है इसे समस्यात्मक काल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं समस्यात्मक काल के बाद, यह सबसे दुखी अवस्था भी है, यानी दुखी, जब देखो तब दुखी, जब देखो तब, उधर से पिंपल निकल रहे हैं, उधर से आवाज बदल गई, उधर से ये हो गया, उधर से वो हो गया, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, भाई ये हो गया, फला वो हो गया, उसने मेरे को मार दिया, वो मैं वहां नहीं जा पाया, पापा ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को जाने दो। यानी जब देखो, जब देखो, जब देखो बच्चा क्या है, दुखी अवस्था में ही है। बोल रहा है कि मैंने उसको ये कहा तो वो मेरी बात नहीं मानी, वो उसको मैंने वो कहा तो उसने मेरा बात नहीं माना। मतलब एक दूसरे के साथ में जो है वह अपोजिट में भी जाने के बाद भी यहाँ पे वो क्या होता है, हमेशा जब देखो तब वह दुखी रहता है। तो इसलिए इसे कहते हैं क्या, दुखी वाली अवस्था, इसे जो है दुखी अवस्था भी कहते हैं। और क्या होता है दुखी अवस्था के बाद, दुखी अवस्था के बाद इसे उलझन या तनाव, यहाँ पे मैंने कही दिया,
उलझन वाली अवस्था, उलझन की अवस्था भी कहते हैं। जटिल अवस्था मैंने बता ही दिया, जटिल अवस्था। और अमूर्त चिंतन वाली अवस्था, अमूर्त चिंतन वाली अवस्था। अभी आप लोग खुद ही जाइए तो आप देखे होंगे, आप जब किशोरावस्था में होंगे तो अगर किसी को आपने अच्छा सा जो है वो एप्पल का 7 जनरेशन वाला 9 जनरेशन वाला आपने फोन देखा होगा, या उस टाइम पे नहीं था, आपको कोई ऑडी गाड़ी या कोई गाड़ी देखेंगे तो हम भी ऐसी गाड़ी लेंगे। हमको भी जो है वो रात को सपने में वो जो है क्लास में हमारा क्लासमेट जो रात में आता है, वो जो हमारी क्लास में जो क्लासमेट है वो रात को आती है। मतलब दुनिया भर की बातें जो है वो हमारे सपने में, हमारे मस्तिष्क में, वो सपनों में घुसती रहती है, सपने में घुसते रहता है कि ये वस्तु हमको मिल जाए, वो चीज हमको ऐसी हो जाए, वो चीज हमको ऐसा हो जाए। तो ये सब चीजें जो है हमें आती रहती है। तो जो मूर्त नहीं है वह भी जो है वो दिखने लगता है। मम्मी पापा को काम करते दिखते हैं, मम्मी पापा इतना मेहनत करते हैं, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो मम्मी पापा के लिए ये कर देंगे, मम्मी पापा के लिए वो कर देंगे, हम भी जाकर के कमा के लेके आएंगे और हम भी ये करेंगे, हम वैसा कर लेंगे। वो जो है वो नेता बन रहे हैं तो हम भी नेता बनेंगे, वो जो है वो बहुत ही हीरो हैं तो हम हीरो बनेंगे। वो जो है उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ा, किसी ने अगर उनके बारे में समझा दिया तो वो सारी बातें करने के लिए उसका अमूर्त चिंतन भी करने लगे हैं। इसीलिए किशोरावस्था को इतनी सारी बातों के रूप में जाना जाता है, इतनी सारी बातों के रूप में। ये परिभाषाओं के आधार पे मैंने जो है इतने सारे पॉइंट निकाले हैं और इन्हीं पॉइंट को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्रबल अवस्था कहा जाता है, दबाव की अवस्था कहा जाता है, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, तनाव की अवस्था कहा जाता है, तूफान की अवस्था कहा जाता है, विरोध की अवस्था कहा जाता है, अचानक विकास की अवस्था कहा जाता है, कठिन जटिल अवस्था कहा जाता है, अपराध एवं नाजुक की अवस्था कहा जाता है। वहीं उसके साथ साथ में परिपक्वता की ओर जाने की अवस्था को भी कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, वसंत काल कहा जाता है, समस्यात्मक काल कहा जाता है, दुखी अवस्था भी उसी को कहा जाता है, साथ साथ में उलझन की अवस्था भी उसे कहा जाता है, एवं उसे अमूर्त चिंतन वाली अवस्था भी कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया? इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग जो है इसका स्नैप ले लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्नैप ले लीजिए, तो हम आगे चले। किसी की आवाज जो है वो खुली हुई है तो अपने को म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। डन, ओके, वेरी गुड, डन। तो डन, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आगे चलेंगे, किशोरावस्था के बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे और क्या बात है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। अब चलते हैं, जैसे हमने सभी लोगों को पढ़ा हुआ था कि उनके किशोरावस्था में वृद्धि और विकास कैसा होता है। तो वृद्धि और विकास जो है उनके शरीर के रूप में, उनका शरीर का जो है लंबाई के रूप में, भार के रूप में, वजन के रूप में, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, अगर आपने ये स्नैप ले लिया हो तो हम इसको जो है मिटा देते हैं। मिटा करके अब आगे हम वो स्लाइड शेयर करते हैं, स्लाइड शेयर करके आपको बताएंगे। चलिए, ये किसी को और करना है, लेना है, या मैं मिटा दूं? चलिए मिटा ही देता हूं। तो किशोरावस्था के बारे में हमने इतनी सारी बातें जानी। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अगली बात करते हैं, स्लाइड में शेयर करता हूं यहां से आपको। तो स्लाइड शेयर करके आपको बताता हूं कि इनके अंदर में जो है कौन कौन से कैसे कैसे जो है किशोरावस्था में विकास होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, तो स्लाइड में देखिए सभी के कंपैरिजन है, इसलिए मैं यहाँ बोर्ड पे लिखने से मैं बचूंगा, बोर्ड पे ना लिख करके आपको यहीं भी बता देता हूं मैं। किसी को भी मैसेज है, कोई क्या चैट में किसी ने क्या लिखा है, आत्महत्या का काल भी इसे कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ, यहाँ होता है भाई। यानी ये तनाव के ही कारण जो है आत्म सुसाइडल अटेम्प्ट यहाँ पे होते हैं, तनाव के कारण यहाँ सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं। तो भाई यहाँ पे कौन गोजागोजी कर रहा है? गोजागोजी ना करिए। चलिए, सुसाइडल अटेम्प्ट भी इस अवस्था में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों करते हैं? वहां पे जो है वह बच्चे ज्यादा तनाव में होते हैं, उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, या वह चिंतित रहते हैं, तो अक्सर सुसाइड करते हैं बच्चे इस अवस्था में। तो इसको सुसाइडल अटेम्प्ट वाली अवस्था भी कह सकते हैं। ज्यादा जो घटनाएं मिलती हैं इस अवस्था में देखने को मिलती हैं।
देखने को मिलती हैं। तो कोई जाकर के कुएं में गिर जाता है, तो कोई जाकर खाड़ी में गिर जाता है, तो कोई अपना हाथ काट लेता है। हाथ काटने वाली समस्या तो अक्सर मिलती है, हर कोई अपनी हाथ जो है यहाँ पे काट लेता है, नसें काट लेता है। तो नसें जो है काटने वाली समस्या, तो जो नसें ज्यादा काट लेता है वही चे बोल जाता है। जिसकी जो नसें नहीं काटता है, जो थोड़ा बहुत काटता है, तो जो है वो थोड़ा बहुत खून बहा और कोई आया देखा तो लपेट लिया, हो गया, काम खत्म हो गया। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा काट लेते हैं, जो ज्यादा जो है वो सीवियरिटी में पहुंच जाते हैं, तनाव में। तो ऐसी अवस्था में जो है वह तो नहीं बचते हैं, उनका तो कल्याण राम नाम हो जाता है। तो ऐसे इस अवस्था को ऐसी अवस्था भी कहते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट वाली भी कहते हैं। अब किसी ने किसी को उसने जो है प्रपोज किया, तो बोला कि नहीं नहीं, हम तो भाई नहीं, हमारे घर वाले मारेंगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो अब पता लगा कि उसके दिन में उसके उसके चक्कर में रात दिन एक किए हुए हैं, तो रात दिन एक किए हुए हैं, तो पता लगा कि जो है वो उसने मना कर दिया। अब यहाँ जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, चलो राम नाम हो गया हमारा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं वो लड़के के लड़की के रूप में इस अवस्था में देखने को मिलती हैं। इसीलिए माँ बाप को या टीचर को, सभी लोगों को जो है एजुकेशन देते समय किशोर वाले बच्चों के साथ में ज्यादा बातें करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, एज अ फ्रेंड उनके साथ में बिहेव करना चाहिए, ताकि अपने अंदर की सारी बातें वो आपसे शेयर कर सके। ओके, चलिए बात करते हैं इसमें जो है वृद्धि और विकास कैसा होता है। तो वृद्धि और विकास की बात करते हैं। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की जो औसत लंबाई है, हमने अभी तक देखा था कि अभी तक जो है वो लड़कियां भार में भी ज्यादा होती थी और वजन में भी ज्यादा होती थी। लड़कियां जो है भार में भी ज्यादा होती थी और वजन में भी ज्यादा होती थी, तो मतलब भार में और लंबाई में दोनों में ज्यादा होती थी। अब यहाँ पे जो है आगे आते आते तक, किशोरावस्था तक आते आते, 17 साल तक, 18 साल तक आते आते लड़कों की जो है वो लंबाई भी बढ़ जाती है और वृद्धि भी, जो भार भी बढ़ जाता है। चलिए ये देखते हैं, जो 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में जो बच्चे की जो औसत लंबाई है, लड़के की औसत लंबाई 138.3 होती है, वहीं जो है लड़की की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर होती है। यहाँ अभी बढ़ा हुआ है, 12 वर्ष में बढ़ा हुआ है। वहीं जब 13 साल में होता है तो 144.6 सेंटीमीटर का लड़का होता है और 143.9 सेंटीमीटर की लड़की होती है। अब यहाँ से जो है वह थोड़ा घटाव की तरफ बढ़ने लगता है। 150 सेंटीमीटर का जो लड़का होता है, 147 सेंटीमीटर की जो है वह लड़की होती है, यहाँ पे जो है घटने लगता है। वहीं जो है 155 सेंटीमीटर की 15 वर्ष की अवस्था में 155 सेंटीमीटर की जो है वह लड़का होता है और 149 सेंटीमीटर की जो है वह लड़की होती है। 16 वर्ष में 159.5 सेंटीमीटर का लगभग लड़का होता है और 151 सेंटीमीटर की लगभग लड़की होती है। 17 साल की अवस्था में जो है वह 161.4 सेंटीमीटर का लगभग लड़का होता है और 151 सेंटीमीटर का जो है वो लड़की होती है। और 18 वर्ष की आयु में 161.8 सेंटीमीटर का लड़का और 151.6 सेंटीमीटर की लड़की, लगभग 10 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। तो लड़कियों की अवस्था में जो कि बाल्यावस्था में लड़कियां ज्यादा लंबी होती थी, लड़कों की अपेक्षा जो है वह 0.5, 0.7 इसके रूप में जो है वह बड़ी होती थी, जबकि यहाँ पे जो है वह लगभग 10 सेंटीमीटर जो है लड़का जो है वह लंबा हो जाता है। तो ये चीज जो है ये देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हो गया लंबाई में। अब बात करते हैं भार में। भार की बात करते हैं, भार में क्या अंतर होता है। भार में भी जो है यहाँ पे बालिकाओं की जो भार है, बालिकाओं का भार है वह लगभग कम हो जाता है, जो है 4 से 5 किलोग्राम जो है वह कम हो जाता है। लड़कों का भार अधिक हो जाता है। लड़कों का भार, जो बालकों का भार है, बालिकाओं की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो कैसे अधिक होता है, एक एक करके देखते हैं। 12 वर्ष में 28.5 और जो है वही लड़की का 29.8 होता है। शुरू में 12 वर्ष में तो लड़की ज्यादा वजन है, लड़का कम है। वहीं जब 13 साल का होता है तो 32.1 हो जाता है। अभी भी लड़की जो है वो ज्यादा 33.3 है। 14 वर्ष में लड़का जो है 35.7 का होता है तो लड़की जो है 36.8 सेंटीमीटर 8 किलोग्राम की होती है। यहाँ भी जो है वह वजन इसका बड़ा है लड़की का। 15 वर्ष की आयु में 39.6 किलोग्राम का लड़का होता है तो वहीं जो है 39.8 किलोग्राम की लड़की होती है। यहाँ धीरे धीरे बैलेंस पे आने लगे। वहीं जो है 16 वर्ष की आयु में बच्चा, जब 16 वर्ष की आयु में पहुंचता है लड़का, तो उसकी 43.2 किलोग्राम की जो उसकी वजन हो जाता है। वहीं लड़की की जो वजन है वह 41.1 यहाँ घट जाता है। वहीं जब 17 वर्ष की अवस्था में बच्चा जाता है तो 45.7 किलोग्राम जो है वो लड़के का वजन और वहीं 42.2 किलोग्राम जो है वो लड़की का वजन। लड़कियां इस अवस्था तक जाते जाते भार को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं तो वह जो है देखने को मिलता है। बट आजकल जो है, आजकल खान पान पे भी अगर बहुत ज्यादा ना ध्यान करें तो वसा का जमाव ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे मेजोरिटी देखने को मिल रही है, आजकल 50-50 का रेशियो देखने को मिल रहा है कि लड़के और लड़कियां जो ये रेशियो है, इस रेशियो से ऊपर कहीं पहुंच जाते हैं और लड़कियां ज्यादा वजन जो है, लड़कियां अब आजकल लड़कियों का वजन ज्यादा हो रहा है। लड़कियों का वजन ज्यादा होने का कारण बहुत सारा है। ये जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट भी उनको ज्यादा प्रभावित करता है।
तो खान पान पे ध्यान नहीं करना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, ये फास्ट फूड खाने की वजह से भी जो औसत वजन है, इस औसत वजन से उनका वजन ज्यादा हो जाता है। तो यह चीजें देखने को मिलती हैं। 18 वर्ष के आयु में लड़के का वजन जो है 47.3 होता है, वहीं लड़की का वजन जो है 43.1 होता है। जो कॉन्शियस लड़के लड़की होते हैं उनका वजन तो इतना मेंटेन रहता है, जो कॉन्शियस नहीं होते हैं उनका वजन बढ़ भी जाता है या इससे घटा भी रहता है, दोनों चीजें वहां पे देखने को मिलती है। तो ये जो है ये अक्सर जो औसत वजन है, मैंने औसत वजन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो लड़कियों का जो वजन है यहाँ पे लड़कों से 4-5 किलोग्राम जो है कम ही रहता है। आगे आकर के शुरू में तो बढ़ा होता है बट आगे आगे घट जाता है। आगे चलते हैं, सिर और मस्तिष्क का जो वजन है वह, सिर और मस्तिष्क क्या है उसके बारे में क्या चर्चा है उसके देख लेते हैं। किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, यानी जो सिर है और मस्तिष्क इन दोनों का विकास जो है लगातार कंटिन्यूअस रहता है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको कट करते हैं, तो आगे चलते हैं, यहाँ से चर्चा करते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड में तो जो सिर का विकास है किशोरावस्था में, सिर का विकास जो है वो लगभग कंटिन्यूअस रहता है। सिर एवं मस्तिष्क का विकास, सिर और मस्तिष्क दोनों अलग अलग है, इनको आप ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क जो है सिर के अंदर होता है, सिर के अंदर होता है, जिसमें स्नायु तंत्रें होती है वो सब मस्तिष्क होता है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया हुआ था। तो इसका जो विकास है, इसका विकास कंटिन्यूअस इसमें होते रहता है, यानी इसमें जो है अब इसी अवस्था में क्यों होते रहता है, इस अवस्था में जो है और भी गेटवे खुलने लगते हैं, जो जितने केमिकल जो है वो इस बार एक बार फिर से जो ओपन हो जाते हैं, केमिकल इम्बैलेंस जो है यहाँ पे एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो कंटिन्यूअस जो है जारी रहता है, परंतु इसकी गति जारी रहता है लगातार। मतलब मस्तिष्क का विकास क्योंकि 5% भी बाकी है ना, 5% बाकी, 95% तक हो गया था बाल्यावस्था में, 5% बाकी है। जो 5% जो है वो धीरे 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 जो है होता रहता है मस्तिष्क का विकास। तो एक हो गया, यानी धीरे धीरे होता है मस्तिष्क का विकास जो है वह धीरे धीरे होता है। वहीं आगे चलते हैं तो लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। 16 वर्ष तक की आयु में, 16 वर्ष तक की आयु तक, 16 वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क पूरा विकसित हो जाता है, मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और जो है और क्या कह रहे हैं, पूर्ण विकसित मस्तिष्क प्रायः जो है, जो पूरा विकसित मस्तिष्क है वह जो है 1200 ग्राम से, यानी जो पूरा सिर है, सिर जो है वह 1200 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम तक, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक जो है यह होता है। यानी 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक पूरा मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का जो वजन है वह पूरा रहता है। यानी 1200 ग्राम जो है उसका वजन होता है, या 1400 ग्राम इसके आसपास जो है वह वजन इसका रहता है। तो यह भी अगर आपको कभी पूछा गया कि सिर और मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1200 से 1400 ग्राम तक, यानी 1 किलो 200 ग्राम और 1 किलो 400 ग्राम के आसपास जो है वह होता है। वहीं आगे चलते हैं, जो हड्डियां हैं, हड्डियों की बात करते हैं। हड्डियां ले लेते हैं, हड्डियां क्या हैं। तो हड्डियां जो है, सहस्रावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कोई बताए मेरे को। हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या सहस्रावस्था में कितनी होती है, सहस्रावस्था में कितनी होती है, चैट बॉक्स में सहस्रावस्था में कितनी हड्डियां थी, सहस्रावस्था में कितनी हड्डियां थी, 47 लो BMI, यानी क्या लिखा है, वेट 206, 270, 270 होती हैं, जो मैंने सहस्रावस्था में बताया हुआ था। यानी इन्फेंसी में 270 हड्डियां। तो वहीं चाइल्डहुड में कितनी हड्डियां, चाइल्डहुड में कितनी हड्डियां, चाइल्डहुड में कितनी हड्डियां थी, 350। वेरी गुड। तो चाइल्डहुड में 350। अब यहाँ पे 270 से 350 कैसे बढ़ गई, तो कुछ जो है झिल्लियां, कुछ झिल्लियां वो हड्डियों का रूप ले ली, और कुछ जो हड्डियां हैं वो सड़ गई, सड़ करके जो है वह कम हो गई और कुछ बढ़ गई, 350 हो गया है। वहीं जब यह बच्चा और आगे बढ़ता है, जब बच्चा जो है यहाँ पे किशोरावस्था में आता है, तो किशोरावस्था में आते आते यह हड्डियां जो है और कम हो जाती हैं, हड्डियां कम हो जाती हैं। तो प्रौढ़ आते आते, यानी एडल्ट होते होते, बच्चा जब जैसे ही एडल्ट हो जाता है, एडल्टहुड तक यह हड्डियां जो है वह मात्र 206 रह जाती हैं। यानी बहुत सारी हड्डियां आपस में सट जाती हैं और मात्र 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। अस्थि पंजर की कुछ हड्डियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। जो अस्थि पंजर है उसकी जो हड्डियां हैं वह एक सट करके हो जाती हैं, और यह मिलकर के कुल 206 हड्डियां रह जाती हैं।
206 हड्डियां रह जाती हैं, यानी एडल्टहुड तक आते आते कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। वहीं इन्फेंसी में 270 रहती है, चाइल्डहुड में 350 रहती हैं, और एडल्टहुड में आकर के जो है यह इतनी रह जाती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, दांत की बात करते हैं। दांत, दांत कितना होता है? दांत जो है, दांत के बारे में बताइए जरा। इन्फेंसी में कितना दांत होता है? इन्फेंसी में दांत कितना होता है? इन्फेंसी में दांत की संख्या कितनी होती है? इन्फेंसी में 20। ओके ओके, 20 दांत, जो कि जो है वह अस्थायी दांत होते हैं। वही जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है तब कितने हो जाते हैं उसके? चाइल्डहुड में आ जाता है तो बच्चा जो है 27 से 28 दांत, मतलब बच्चा जब वहां होता है इन्फेंसी में 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक 25 दांत होते हैं। दांतों की संख्या जो है यह यहाँ पे 20, और ये अस्थायी, ये जो है अस्थायी दांत जो है वो 25 हो जाते हैं। 25 अस्थायी दांत, इसमें चाइल्डहुड में 25 अस्थायी दांत होते हैं। तो जब वही जो है किशोरावस्था के प्रारंभिक में आता है तो लगभग 27 से 28 दांत, 27 से 28 दांत जो है वह हो जाते हैं। 27 से 28 दांत, 27 से 28 दांत जो है वह किशोरावस्था में हो जाते हैं। यह दांत जो है वह चाइल्डहुड में स्थायी दांत, और यह अस्थायी दांत, अस्थायी दांत 20 होते हैं। तो ऐसे ही ये दांतों की संख्या 27 से 28 होती है। कल किसी का प्रश्न था, कल के कोई मेरे को प्रश्न कह रहा था कि क्या जो है 21 वर्ष के उम्र में भी दांत, वह 21 वर्ष तक जो दांत निकलते हैं उसको कौन सा दांत कहते हैं? तो उसको जो है वह प्रज्ञा दांत कहते हैं, या दार का दांत कहते हैं, या अक्ल का दांत कहते हैं। प्रज्ञा दांत या अक्ल का दांत मैंने कल भी बताया हुआ था। तो अक्ल के दांत जो है वह कुछ निकलते हैं। तो अक्ल के दांत जो है 4 दांत, 4 जो है, उसके बाद इसके बाद 4 दांत जो है, 4 दांत प्रज्ञा दांत, या प्रज्ञा दांत, प्रज्ञा दांत इसको कहते हैं, या फिर अक्ल का दांत, अक्ल के दांत जो है यह निकलते हैं। ये खत्म होते होते, किशोरावस्था खत्म होते होते प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक में, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक में, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक में यानी 20 साल, 21 साल, 22 साल के आसपास में जो है ये 4 दांत और निकलते हैं। 4 दांत और जो है उस दांत को कहते हैं प्रज्ञा दांत। बट यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि यह सभी व्यक्तियों में निकले, यह जरूरी नहीं है, यह कंपलसरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों में निकले। सर आपने 16 ईयर्स में 32 दांत बताए, हाँ, तो वो आसपास के सब जो है वो मेंटेन रहते हैं। 27 28 ये जो है, और कुछ बच्चों के मिल करके तो जो है वो 28 और 4 32 से हो जाते हैं ना। मैं बता तो रहा हूँ ना कि 4 दांत जो है उसके आसपास में निकल जाते हैं। तो कुछ लोगों के जो ये 4 दांत है, ये 4 दांत अक्ल वाले दांत, अक्ल वाले दांत जो है ये 4 दांत हो जाते हैं। तो ये 4 दांत निकल आते हैं, कुछ लोगों के पहले निकल आते हैं, कुछ लोगों के बाद में निकल के आते हैं। तो ये 4 दांत वो प्रज्ञा वाले दांत होते हैं। तो प्रज्ञा वाले दांत में कुछ लोगों के निकलते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी निकलते हैं। और 27 28 दांत तो हो ही गए। 28 दांत के अलावा जो 4 दांत है वो प्रज्ञा के दांत होते हैं। तो प्रज्ञा के दांत कुछ लोगों में निकलते हैं, कुछ लोगों में नहीं निकलते हैं, या कुछ लोगों में देरी से निकलते हैं। ये जो है हमको ध्यान में रखना है। चलिए, तो किशोरावस्था की मैंने इतनी बात कर दी, दांत की बात कर दी। आगे चलते हैं, मांसपेशियों की बारे में बात करते हैं कि मांसपेशियां कितनी होती है, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है जो है वह एडोलसेंस में। ये मैं इसलिए आपको कंपैरेटिव इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है उनके साथ में शैशवावस्था और किशोरावस्था को साथ में लेके चले, ताकि आपको याद रहे कि शैशवावस्था में कितना था, बाल्यावस्था में कितना था, और जो है किशोरावस्था में कितना हो गया। ये आपको कंपैरेटिव रूप में याद रहे। चलिए, मांसपेशियों की जो संख्या है वह किशोरावस्था की समाप्ति तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। जो शरीर का भार है, पूरा शरीर, यानी मांसपेशियां जो है यहाँ पे, मांसपेशियों के बारे में बताएंगे मुझे कि मांसपेशियों में जो बच्चा इन्फेंसी में था तब कितना था, इन्फेंसी में था तब कितना था, जब बच्चा चाइल्डहुड में आया तब कितना था, और अब एडोलसेंस में मैं बता रहा हूं, एडोलसेंस में मैं बता रहा हूं यहाँ पे पूरे शरीर का 45%, पूरे शरीर का 45%। अब वही अच्छा 23% जो है इन्फेंसी में, ओके 23% इन्फेंसी में, और चाइल्डहुड में कितना, 33%। वेरी गुड, 33%। तो ये जो है ऐसे ही अलग अलग जो है पूरे शरीर का, जो पूरा शरीर है
उस पूरे शरीर का भार जो है 33% इन्फेंसी में होता है, चाइल्डहुड में जो है वो 23% इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में 33% और एडोलसेंस में जो है वह 45% हो जाता है। तो पूरे शरीर का जो भार है वो पूरा 45% हो जाता है। इसीलिए भार जो है बच्चे का, व्यक्ति का बढ़ने लगता है, तो उसमें जो है मसल्स का विकास जो है वो होने लगता है, मसल्स जो है बढ़ने लगती है, इसीलिए जो है वह भार भी, उसका जो मसल्स का जो रेट है वह बढ़ जाता है। अब इस अवस्था में शरीर के मांसपेशियों में गठन आने लगती है, या गठन या दृढ़ता, ये तो भार हुआ। और वहीं आगे जाकर के जो है जो मांसपेशियां गठित होने लगती हैं, मांसपेशियों में गठन या दृढ़ता आने लगती है। यानी लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत हो गया, तुम्हारे मसल देखो एकदम बिल्कुल टाइट है, तो ऐसे जो है वह डोले शोले जो है निकलने लगते हैं, डोले शोले के रूप में जो है मस्तिष्क वह ये इनका मांसपेशियां जो है वह और मजबूत होने लगते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं आंतरिक अंग, और कुछ आंतरिक अंग है उनकी बात करते हैं, आंतरिक अंगों की बात करते हैं, कुछ आंतरिक अंगों को ले लेते हैं। तो आंतरिक अंग लेते हैं, आंतरिक अंग की बात करते हैं। तो आंतरिक अंग में क्या होगा, आंतरिक अंग, उस आंतरिक अंग में क्या होगा, तो आंतरिक अंग जो है उसके किशोरावस्था के अंत तक 5 ज्ञानेंद्रियां, मैंने बताया हुआ था कि ज्ञानेंद्रियां जो है आंतरिक अंगों में 2, एक 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जरा इसको मुझे बताएंगे, कर्मेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां के बारे में बताएंगे, जरा लिख करके मुझे बताएंगे। 16 वर्ष में मांसपेशियों का भार कितना % होता है, तो वो आसपास ही रहता है। अब आपको जो वजन दिया उस वजन के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कैलकुलेशन मैंने टेबल बना के दिया हुआ था उसी टेबल के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन बना लीजिए, कितना हो जाएगा। मैंने टेबल बना के दिया हुआ था कि 12 वर्ष में कितना, 13 वर्ष में कितना, 14 वर्ष में कितना, 15 वर्ष में कितना, 16 वर्ष में कितना, तो जो लास्ट का मैंने बताया उसके हिसाब से आप जो है वो काउंट कर लीजिए, % निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। ओके, वो निकाला जा सकता है, हमारे पास जो % है वो निकाला जा सकता है। हमको बताइए। अच्छा किशन दान, आंख कान नाक जीभ त्वचा, आंख कान नाक जीवा त्वचा, ओके, आंख कान नाक त्वचा 4 ही हुआ इसमें जगदीश, आंख कान नाक त्वचा 4 ही हुआ, 5 ये जीभ। अच्छा, तो ज्ञानेंद्रिया जो है, ज्ञानेंद्रिया कितनी हो गई, तो आंख, ज्ञानेंद्रिया हमारे पास आंख, वही कर्मेंद्रिया भी बताइए। ज्ञानेंद्रिया आंख कान नाक जीवा और त्वचा। अच्छा ये हो गया तो ज्ञानेंद्रिया। 5 का कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है, हाथ पैर मुंह गुदा, 4 ही हुआ, हाथ पैर मुंह गुदा, हाथ पैर मुंह गुदा 4 ही हुआ, 4 ही हुआ, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, वेरी गुड, हाथ पैर लिंग गुदा और मुंह, ये क्या है, ये कर्म इंद्रियां हैं, इनके जरिए कर्म होते हैं। हाथ के जरिए कर्म होता है, पैर के जरिए कर्म होता है, लिंग के जरिए कर्म होता है, गुदा के जरिए कर्म होता है और मुंह के जरिए कर्म होता है। इसलिए इनको कहते हैं 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, उसके अलावा एक और इंद्रिय होती है, जिसको कहते हैं क्या, मन। एक और इंद्रिय होती है जिसको कहते हैं मन। तो ऐसे कुल मिलाकर के ज्ञानेंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां जो है वो कुल 11 होती हैं। इंद्रियों में से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, कुल मिला के 11 होते हैं। अब इन 11 पर जिसका अंकुश होता है, ये इस पर अंकुश नहीं, अगर इस पर अंकुश है तो व्यक्ति बहुत सारा कुछ अंकुश कर सकता है। ओके, तो ये सब हमारा फिलॉसफी का बात है, हम यहाँ करेंगे। तो ये किशोरावस्था में इन पर पूर्ण विकास हो जाता है बच्चे में। यानी जो किशोरावस्था में ज्ञानेंद्रियों का जो आंख कान नाक मुंह त्वचा ये है, और जो है हाथ पैर लिंग मुंह गुदा, इन सभी में पूर्ण रूप से किशोरावस्था में विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से किशोरावस्था में विकास हो जाता है। तो ये जो है याद रखिए। उसके बाद जो है एक आंतरिक अंग ये हो गए, और दूसरा आंतरिक अंग जो है बच्चों के, जो लड़के हैं, जो किशोर हैं, किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। जो किशोर हैं यानी किशोर लड़के, उनके कंधे जो है वो चौड़े हो जाते हैं, उनकी मूंछ निकलने लगती है, मूंछ और दाढ़ी निकलने लगती है। लड़कों के, किशोरों के कंधे चौड़े
मूछ और दाढ़ी आने लगती है। इस अवस्था में वही किशोरियों के क्या, तो किशोरियों के जो है वह वक्षस्थल है वह बढ़ने लगते हैं, साथ साथ में जो है कूल्हे में परिवर्तन आने लगता है। उनका जो कूल्हा है वह कूल्हे में उनके परिवर्तन आने लगता है, ये देखने को मिलता है। किशोर तथा किशोरियों के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। दोनों के जो है वह प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। यहां तक आते आते जो है वह ये विकसित हो जाते हैं, इसीलिए यह एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। ये जो है आंतरिक अंगों की जो है चर्चा यहाँ पे है किशोरावस्था की। अब आगे चलते हैं अन्य अंग कुछ जो है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ अन्य अंग, यहां तक हो गया हो तो आगे चलें, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो अन्य अंग किशोरावस्था में कुछ अन्य अंग जो है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है वह सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है वह सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि ग्लोटल जो है वह यहां से जो है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, वह जो है बिल्कुल सक्रिय हो जाती है। तो सक्रिय जब हो जाती है, सक्रिय हो जाने पर होता क्या है, सक्रिय हो जाने पर दो बात होती है सक्रिय होने पर, एक गर्ल्स में और एक बॉयज में। यानी किशोर में क्या होगा और किशोरी में क्या होगा, तो जो किशोर हैं उनकी आवाज में भारीपन आने लगता है। किशोरों की आवाज में, यह थायराइड ग्रंथि के सक्रिय होने पर किशोरों की आवाज में भारीपन होने लगता है, यानी उनकी आवाज जो है वो भारी होने लगती है। वहीं जो किशोरियां हैं, किशोरियों की आवाज में कोमलता और मृदुलता आ जाती है। यानी जो लड़कों की आवाज भारीपन हो जाता है, और लड़कियों की जो आवाज है, किशोरियों की जो आवाज है, उनमें कोमलता और मृदुलता आने लगती है। वहीं ये हो गया एक थायराइड को ध्यान में रखते हुए। दूसरा जो है वह मासिक धर्म को ध्यान में रखते हुए। लड़कियों में जो है वह मासिक धर्म जो है वह 12 वर्ष से स्टार्ट, कुछ लोगों में मतलब जो पहले होता है तो अर्ली हो जाता है, वैसे इसका मूवमेंट 14 वर्ष के बाद से जो है माना जाने लगता है। 14 वर्ष के बाद से मासिक धर्म जो है वह प्रारंभ हो जाता है। कुछ में पहले हो जाता है, अर्ली हो जाता है, कुछ लोगों में बाद में जो है वह स्टार्ट होता है। तो ये जो है कुछ अन्य बातें किशोरावस्था को ध्यान में रखा जाता है। अब यही सारी बातें जो उनके आवाजों में परिवर्तन है, जो मासिक धर्म में परिवर्तन है, जो कुल्हे का बढ़ना है, जो वजन का बढ़ना है, जो ये सारी चीजें हैं, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके जो है उनके में परिवर्तन और उनके में जो वह तनाव, ये सब तनाव वगैरह जो है उनके अंदर में इसीलिए आते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमको जो है वहां पे उनको एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है। अब यही एक बात और ज्ञात कर लेते हैं, हृदय की गति जो है उसको जान लेते हैं। हृदय की गति कितनी होती है? हृदय की धड़कन में निरंतर कमी आती रहती है। जैसे बच्चा जैसे आगे बढ़ते जाता है, वैसे जो है हृदय में गति में वो होने लगती है। तो जब यहाँ पे बच्चा प्रौढ़ावस्था में आता है, तो प्रौढ़ावस्था में जो हृदय की गति 72 रह जाती है, 72 प्रति मिनट जो है वह रह जाती है, 72 सेकेंड प्रति मिनट रह जाती है। यह जो उसका एक एवरेज रेशियो है, यह रह जाता है। सर हार्मोन की इम्बैलेंस के काम होता है ना? हाँ, हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी होगा। जैसे हार्मोन्स उसके बढ़ेंगे, वैसे हार्मोन्स के भी इम्बैलेंस होंगे। हार्मोन्स की अधिकता के कारण, हाँ, ये सब हार्मोन्स की अधिकता जो है उन्हीं के कारण जो है वह मूछे, दाढ़ी, आवाज में परिवर्तन, इन सब में जो है वह दिखाई देने लगते हैं। हार्मोन जैसे बच्चे के अंदर बढ़ने लगता है, वैसे जो है वह होने लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे की डिटेलिंग हमको जो है इतना सारा कुछ नहीं बताना है, नहीं तो बहुत सारा कुछ बताने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इनके किशोरावस्था का विकासीय लक्षण।
किशोरावस्था का विकासीय लक्षण की बात करते हैं। किशोरावस्था का विकासीय लक्षण क्या है? विकासीय लक्षण यानी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या देखने को हमको मिलता है। चलिए, विकासीय लक्षण क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं शारीरिक विकास। अब बच्चे को जो है ये हम फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इनके आधार पे देखेंगे कि कौन कौन से इनके विकासीय लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला तुमको देखने को मिलता है शारीरिक विकास के रूप में। शारीरिक विकास के रूप में जो परिवर्तन बच्चे को दिखता है, अब यहाँ शारीरिक विकास जो है बहुत तेजी से होने लगता है और बड़े नाटकीकरण से होता है, इसको पता ही नहीं होता और अचानक होने लगता है। बच्चे का शारीरिक विकास जो है यहाँ पे एक बार फिर से जो शैशवावस्था में जो हुआ रहता है और बाल्यावस्था में आके रुका रहता है, वहां पे आकर के या फिर से शारीरिक विकास जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे वापस से स्टार्ट होता है और वापस से स्टार्ट होने के बाद यही वो जाकर के फिर आगे 18 वर्ष की और 17 वर्ष 18 वर्ष तक जाकर के यह खत्म हो जाता है। तो शारीरिक विकास जो है यहाँ पे फिर से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे की लंबाई बढ़ना, बच्चे की जो ऊंचाई बढ़ना, हड्डियां जो है वह उनको कम होना, ये सब चीजें जो है उनके अंदर में शारीरिक विकास के रूप में वह दिखाई देने लगते हैं। तो शारीरिक विकास के रूप में दिखाई देने लगते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों में जो है यह चीज दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे लड़कों के जो है वह दाढ़ी मूछे ये सब आने लगना, लड़कियों के जो है वह वसा का जमा होने लगना, वक्षस्थल जो है वह होने लगना, ये सब चीज जो है वह शारीरिक विकास के रूप में वह दिखाई देने लगता है। जो लड़कियां शारीरिक विकास में जो लड़कियां हैं, लड़कियों का जो कलर है, जो रंग है वह अलग होने लगता है। पहले जो बाल्यावस्था में जैसा उसका रंग रूप था, जो संरचना थी, वैसे जो है वह अलग होने लगता है। उसके जो बड़े हैं, जो ये है वह लंबा होने लगता है। ये सब सारी बातें जो है वह दिखने लगती हैं। उनके अंदर जो है वो पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। तो ये सब शारीरिक विकास के कारण ही जो है होते हैं। तो शारीरिक विकास के लक्षण ये सब जो है किशोरावस्था में दिखते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। किशोरावस्था की बात हमने कर ली, अब आगे चलते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास के रूप में क्या होता है, तो मानसिक विकास के रूप में बच्चे जो है जैसे दिवा स्वप्न देखना, जैसे चिंता करना, बच्चे सब विकास तो हो गया, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर वो सब कुछ तो हो गया है, बट उसके अंदर जो लोचा होता है केमिकल, उस केमिकल लोचे की वजह से बच्चे के अंदर में ढेर प्रकार के कल्पना, स्मृति, दिवा स्वप्न और अलग प्रकार के तर्क, लॉजिक, ये सब जो है उसके अंदर में यह दिखाई देने लगता है। तो ऐसे जो है मानसिक विकास भी यहाँ पे बच्चे के अंदर में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। उनके अंदर में क्यूरियोसिटी जगती है, वह कुछ और अलग करने की जो है वह क्षमताएं दिखने लगती हैं। तो ऐसे यह मानसिक विकास भी जो है यहाँ पे दिखाई देने लगता है। और इन्हीं मानसिक विकास की वजह से ही मानसिक विकास जब ज्यादा बढ़ जाता है, उसके अनेक सारे कारण जो है, उसके कई सारे साइड इफेक्ट जो है बच्चे के अंदर में दिखने लगते हैं। तो वही मानसिक विकास बच्चा अपने आप को कुछ और अलग तरीके से जो है वह लेके जाने लगता है। तो कहीं जो है इसी मानसिक विकास या यही तनाव या यही दिवा स्वप्न, यही सब सारी बातों की वजह से वह एक दूसरे के अपोजिट सेक्स में जाने की कोशिश करने लगते हैं और वह जो है वह ज्यादा कुछ किसी लोगों के सानिध्य में आने के लगने लगते हैं। यहाँ पे जो है वह पुड़िया खाने के चक्कर में लग जाते हैं। लड़कियां जो है वह सिगरेट पीने के चक्कर में, वह जो है अलग अलग प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वह सब सारी चीजें इन्हीं सब चीजों की वजह से संगति जो है वो बढ़ने लगती है, सर्कल बढ़ने लगता है। तो संगति और सर्कल में, उस सोच में जो है इतने सारे जो विकास इसी अवस्था में जो है होने लगते हैं। तो अच्छी संगति भी इसी में आती है और बुरी संगति भी इसी अवस्था में आती है, क्योंकि माँ बाप जो है यहाँ पे बच्चे को फ्रीडम देते हैं और बच्चा भी अपने आप को फ्रीडम चाहता है, वो बंद करके नहीं रहना चाहता है। तो बंद करके नहीं रहना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में इस अवस्था को मेंटेन करना, इस अवस्था को संभाल के रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अच्छा, यहां तक हो गया। अब स्थिरता तथा समायोजन का अभाव, इस अवस्था में अगली जो विकास है, विकास की कड़ी, वह विकास की कड़ी को कहते हैं स्थिरता तथा समायोजन में अभाव। स्थिरता तथा समायोजन, बच्चे के अंदर में स्थिरता नहीं रहती है और वह अपने आप को एक जगह समायोजित नहीं कर पाता है, समायोजन का अभाव मिलता है। स्थिरता तथा समायोजन का भाव, यानी वह एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। उसको अगर आपने कोई एक कपड़े दे दिए तो उससे उसका मन नहीं भरने वाला, उसको और कपड़ा चाहिए दूसरा। उसको एक फोन मिल गया तो एक फोन से नहीं भरेगा दूसरा। वह आए दिन मम्मी पापा के जो है वो घर में जितने लोगों के कपड़े उसको ट्राई करने लगेगा और कुछ अपना अलग दिखने लगेगा, लुकआउट अलग दिखने लगेगी लड़की। वह कॉलेज में जा रही है तो कॉलेज में जाकर के जो है वह 11वीं 9वीं में 10वीं में 11वीं में 12वीं में कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जा रही है, तो वहां पे जा रहा है तो अलग तरीके का जो है उसका लुकआउट वह देखने को चाहिए। तो ऐसे जो है एक जगह स्थिर, चाहे खान पान में, पहनने ओढ़ने में,
पढ़ने लिखने में वहां पे या किसी एक वस्तु पर उसका कोई स्थिरता नहीं रहता है, और इसी स्थिरता और समायोजन के अभाव के कारण इसे इसे जो है क्या कहा जाता है, सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति। इसे इसी जो है स्थिरता और समायोजन के अभाव की वजह से यहाँ पे सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। इसे सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति, यानी यहाँ पे सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी जो सहस्रावस्था में बच्चा था अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता था, हमेशा एडीडी रहता था, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर उसको रहता था, यानी वो अति सक्रिय रहता था, सक्रिय रहता था, वो एक जगह बैठता नहीं था। वैसे ही इस अवस्था में भी व्यक्ति, जो बच्चा है, जो लड़का है, किशोर है या किशोरी, उसके अंदर में स्थिरता नहीं रहती है। तो यह जो है अभाव देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी उसका व्यवहार जो है, अभी आज रो रहा है, आज रो रहा है, कल आकर के हंसने लगेगा। तो कभी रो रहा है, कभी जो है हंसने लगेगा, कभी जो कुंठित अपने आप को फील करेगा। तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे वह कभी जो है वो अपने अंदर में विघ्न व्यग्न, इन सब सारी बातों का जो है वह अपने आप में वह करने लगता है। तो व्यवहार में विभिन्नता दिखाई पड़ती है, व्यवहार में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। यानी एक बार मम्मी से झगड़ा हो गया, एक बार पापा से झगड़ा हो गया, या एक बार भाई से झगड़ा हो गया, तो 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक नहीं बोलेगा, रोज आकर के अलग रहेगा, अपना अलग रहेगा, बातें नहीं करेगा। और फिर कुछ दिन के बाद जब हो जाएगा तो वापस से फिर आकर के वो पैचअप जब हो जाएगा तो वापस से आकर के बात करने लगेगा। तो ऐसे व्यवहार में विभिन्नता भी देखने को मिलती है। तो कभी वो क्रोधित, तो कभी वह जो है वह साइनेस, तो कभी जो है वो जो है अपने आप को ईर्ष्या, तो कभी हर्ष, इन सब सारी बातों का उसके अंदर में दिखाई पड़ने लगता है। अब यहाँ पे एक बात और देखने की मिलती है, इसी अवस्था में घनिष्ठ मित्रता होती है। घनिष्ठ मित्रता, आप सभी के जो किशोर में, जो किशोरावस्था में जो मित्र बने होंगे, वही मित्र आज भी आपके होंगे। तो यह इस टाइम में एक बार जिसके साथ में मित्रता हो जाती है, और उसी टाइम में जिसके साथ में शत्रुता भी हो जाती है, तो पक्का शत्रु भी बन जाता है, और इसी अवस्था में वो पक्का मित्र भी बन जाता है। तो घनिष्ठ मित्रता भी इसी अवस्था में जो है वो दिखाई मिलती है। और इसी वजह से टोली का निर्माण, ग्रुप का निर्माण भी इस अवस्था में बनने लगता है, और वह ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाता है, वह ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे ही घनिष्ठ मित्रता भी इस अवस्था में दिखाई देने लगती है। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, रुचियां जो है उनकी रुचियों में परिवर्तन, हमेशा कुछ न कुछ बदलाव, रुचियों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। रुचियों में परिवर्तन भी इस अवस्था में देखने को मिलता है। तो उसके बच्चे को हर जगह हर कुछ नया चाहिए, हर चीजों में नया चाहिए। टीचर भी अगर पढ़ा रहा है, तो टीचर अगर कुछ नया नहीं पढ़ा तो खड़ा होकर के बोलेगा, टीचर आप अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं। आप जो है वही बच्चा, जो बच्चा टीचर से डरता था, बच्चा टीचर से बोल नहीं पाता था, टीचर से नहीं कह पाता था, अब इस अवस्था में आकर के वह सामने से आकर के कह रहा है कि टीचर आपने ये गलत दिखा है, टीचर आपने ये गलत पढ़ानी है, टीचर आप ये ऐसा कर रहे हैं, वो सामने से आकर के खुद कह देता है। तो ऐसे उसकी रुचियों में परिवर्तन होता है कि उसको एक ही चीज बड़ा उसको पसंद नहीं है। आगे चलते हैं, यहां तक हो गया काम शक्ति में परिपक्वता। मैंने बता दिया था ऊपर कि इस अवस्था में जो उसकी जो काम शक्ति है, उस काम शक्ति में परिपक्वता आ जाती है। जो उसके जेंडर से, जो उसके सेक्स है, वो उसके वो सब क्या है, वो उसमें परिपक्वता आ जाती है। तो इसमें काम शक्ति में परिपक्वता होने की वजह से, काम शक्ति में परिपक्वता होने की वजह से क्या होता है, वह 3 जगहों पे उसका अट्रैक्शन होता है। 3 जगहों पर उसका अट्रैक्शन होता है। कहां पे, एक तो जो है वह आत्म प्रेम करता है, यानी उसका जो प्रेम है या उसका जो लगाव है वह उसका खुद से होता है। एक तो आत्म प्रेम होता है, दूसरा जो है वह समलिंगी प्रेम होता है। समलिंगी प्रेम होता है, यानी लड़की लड़की से ही प्रेम करेगी और लड़का लड़का से ही प्रेम करेगा। तो वहां पे जो है वह समलिंगी जो है वह जुड़ाव होता है। दूसरा जो है अगला विषमलिंगी, यानी लड़की और लड़के का जुड़ाव होता है, विषमलिंगी। यह जो है देखने को मिलता है अक्सर किशोरावस्था में। एक तो बच्चा या तो आत्म प्रेम करेगा, या तो समलिंगी के साथ में प्रेम करेगा, या फिर जो है वह विषमलिंगी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। ये सब आप याद रखे रहेंगे। अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप, एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न जो है थोड़ा सा टेढ़े पूछे जाते हैं, उलट करके पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको जो है वो सोच करके देना होगा। अगर आप इतना याद रखे रहेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। चलिए अब यहां तक हो गया, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है, उसकी चर्चा करते हैं। अगली बात में बात कही जा रही है उसी का आगे का है, समूह को महत्व देना। बच्चा जो है अपने समूह को, जो भी ग्रुप है,
वो चाहे डी ग्रुप है चाहे सी ग्रुप है, अपने समूह को महत्व देगा, समूह को महत्व देना, महत्व देना। ऐसे उनकी डी कंपनी बन जाती है, डी कंपनी, डी कंपनी बन जाती है तो ई कंपनी बन जाती है, तो सी कंपनी बन जाती है, तो जो है वो अलग अलग प्रकार की कंपनी, वो जो है कंपनियों का निर्माण हो जाता है। तो ये इस कंपनी को ही महत्व देते हैं। अगर दूसरी कंपनी वाले आए और दूसरी कंपनी वाले की प्रॉपर्टी अगर देखा तो जो वहां पे लड़ाई होने लगती है। तो अक्सर लड़ाई इस अवस्था में होती है। और इस अवस्था वाले बच्चे पढ़ते कहाँ है, इस अवस्था वाले बच्चे जो है वो 8वीं से लेकर के 8वें स्टैंडर्ड से लेकर के जो है वह 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यहाँ पर तो सीबीएसई रहती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक तो सीबीएसई रहती है। और कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तक जाते हैं। बाकी थर्ड ईयर तक तो मेच्योर बन जाते हैं, तो वहां पे उनका उतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं जितनी लड़ाई झगड़े जो है ये यहाँ पे होते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जितनी लड़ाई झगड़े होती हैं उतने लड़ाई झगड़े जो है वह फर्स्ट ईयर यानी ग्रेजुएशन में जाने पर उतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जहां तक खूब लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पे देखेंगे तो सारे डेस्क बेंच जो है टूटे मिलेंगे आपको, सारी दीवारें जो है रंगी मिलेंगी अलग अलग प्रकार के शब्दों से, अलग अलग प्रकार की चीजों से। वहां के जो टीचर है वह उन दीवारों को जो वापस से जो है रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां के डेस्क बेंच को सुधारने की कोशिश करते हैं। वह अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं, जो टीचर है वो अपने आप को बचने की कोशिश करेगा कि कहीं जो है लाओ हमारा साइकिल का जो है वो हवा ना खोल दे, हमारा मोटरसाइकिल का जो है हवा ना खोल दे, पंचर ना कर दे, हमारे ऊपर कुछ न फेंक दे। यह सारी बातें जो है वो देखने को मिलती है बच्चे से। लोग हालांकि पढ़ाते तो हैं, पढ़ा करके समझाते हैं, टीचर करते हैं, बट यहाँ इस अवस्था में बच्चों के वो उनका नहीं गलती है, उनके हार्मोन्स के जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजह से जो है बच्चे उग्र होते हैं। ऐसे ही वो अपने समूह को महत्व देते हैं, एक फोन करेंगे सारे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और उसके लिए लड़ मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो समूह को यहाँ महत्व देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, यहाँ पे यह भी आती है कि बच्चा जो है अपने आप को स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना। जो वही बच्चा अभी किसी से विद्रोह नहीं करता था, पापा से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, मम्मी से कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करता था, टीचर से कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करता था, आज वही व्यक्ति जो है वही बच्चा आज स्वतंत्र होने के लिए और अपनी विद्रोह की भावना को लेके आता है। तो ये भी अवस्था जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अगली बात, समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना भी इसी अवस्था में निकल के आती है। बच्चा जो है जैसे ही देखता है तो उसके अंदर इमोशन इतना काफी वेग में होता है कि उस वेग में वह जो है वो सामने कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसको कोई भी किसी तरह से जो है उसको मोल्ड कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जितने भी टेररिस्ट हैं या जितने भी टेरर के जो कैंप है उन कैंपों में अगर आप देखेंगे तो वहां पे ब्रेन वॉश अगर किया गया होगा किसी का तो वो उन एडोलसेंस वाले बच्चों का किया गया होगा। क्यों? क्योंकि एडोलसेंस वाले बच्चों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है, उनको अपनी तरफ ढालना बड़ा आसान होता है, तो अपनी तरफ वो आसानी से ढल जाएंगे। उनको थोड़े से प्रलोभन दे दिया जाए, थोड़ी सी बातें समझा दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे समाज में समाज सेवा की भावना जो है उनके अंदर ज्यादा होती है। समाज सेवा की भावना, वहां कह दिया कि यह जो है हम जिहाद करेंगे या हम ये करेंगे या हम जो है भगवान की पूजा करेंगे, जितने भी है, चाहे वो हिंदू के जो है कैंप हो, चाहे वो जो है मुसलमानों के कैंप हो, चाहे ईसाई के कैंप हो, चाहे किसी भी धर्म के कैंप हो, उन सारे कैंपों में यह देखने को मिलता है कि बच्चे जो है यहाँ पे किशोर बच्चे उसमें ज्यादा सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। वहीं वीर पूजा की भावना, अगर किसी को एक बार अपना मान लिया कि ये हमारे जो है ये हमारे आइडियल हैं, ये अगर हमारे आइडियल हैं तो उन आइडियल की हमेशा वो निरंतर पूजा करते हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार जो है वो भगत सिंह हो, चाहे कोई हो, उनको अगर एक बार, चाहे वो जितने भी हीरो हीरोइन है वो, उनको अगर मान लिया तो उन्हीं को वो पूजा करते हैं। चाहे लड़कियां हो तो लड़कियां जो है अक्सर हीरो को अपना मानती है और लड़कियां जो है लड़के जो है वो हीरोइन को अपना मतलब मानते हैं या हीरो भी मानते हैं, जो भी है व्हाटएवर। तो वैसे जो है वह इनमें वीर पूजा की भावना भी देखने को मिलती है। अगली जो है वो आता है स्वाभिमान की भावना। तो स्वाभिमान उनका जो है वह अपना खुद का स्वाभिमान होता है, उनका खुद का जो है वह सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उस सेल्फ रिस्पेक्ट को अक्सर आप देखेंगे बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों से अगर कहोगे कि फीस जमा करी क्या,
छोटे बच्चों से कहोगे फीस जमा करी क्या, तो बोलेंगे मम्मी मम्मी जमा कर देंगी, मम्मी जमा कर देंगी। छोटे बच्चों को कितनी बार भी कहो फीस जमा कर दी क्या, तो वो बोलेंगे कि फीस जमा कर दिया होगा। उसको वो माइंड नहीं करते हैं। जैसे ही बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आता है और उसको एक बार खड़ा किया गया फीस तुम्हारी जमा है, उसको लग जाता है। या उसको कह दिया गया कि तुम्हारा शर्ट अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा वो अच्छा नहीं, उसको तुरंत लग जाता है। उसको खुद की बातें खुद को लग जाती हैं कि हमको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो उसको अपना स्वाभिमान भी वहां दिखाई देने लगता है। 10 लोगों के बीच में उसको सुनना जो उसको पसंद नहीं आता है। यह स्वाभिमान की भावना भी इस अवस्था में जागृत होती है। वहीं अपराध प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में होता है, यानी किसी को मार देना या किसी को कुछ कर देना, अपराध प्रवृत्ति। इसीलिए इन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस में ले आकर के जो इनको कराया जाता है। अगर ऐसे कुछ करते हैं जुवेनाइल बच्चे, तो उनको जो है वो उनका एक अलग से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए उनके लिए एक अलग से जेल बनाई जाती है। तो वहां पे उनको रह करके उनको देखभाल करी जाती है और उनको एजुकेट किया जाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। वहीं व्यवसाय की चिंता, बच्चों को व्यवसाय की भी चिंता होती है कि मेरे मम्मी पापा जो है वह इतना काम कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। तो व्यवसाय की चिंता उनको रहती है कि हम आगे जाकर के क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो व्यवसाय की भी चिंता जो है उनको आगे सताती है कि हम कैसा व्यवसाय अपना करेंगे, क्या बनेंगे। ये सब सारी बातें जो है ये विकासीय लक्षण जो है वह किशोरावस्था में यानी एडोलसेंस में बच्चे के अंदर में देखने को मिलती है। और इन्हीं सारे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमें किशोरावस्था को शिक्षित करना भी चाहिए। यानी ये जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए किशोरों को शिक्षित करना। तो शिक्षित कैसे करेंगे, शिक्षित करने के लिए क्या करना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। किशोरों को शिक्षित करने के लिए क्या करेंगे, आइए उनके बारे में जानते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो किशोरावस्था का जीवन सर्वाधिक कठिन, महत्वपूर्ण और नाजुक समय होता है, जो मैंने आपको बताया। तो किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। लगातार उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए उनको मार्गदर्शन प्रदान करना जो है बहुत जरूरी होता है। यानी किशोरों को मार्गदर्शन प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। तो मार्गदर्शन कैसे हो सकता है, तो मार्गदर्शन उनकी शारीरिक शिक्षा के रूप में हो सकता है। कैसे रूप में, तो यानी जो उनकी शारीरिक विकास की शिक्षा है, शारीरिक विकास की शिक्षा कि यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शारीरिक विकास की शिक्षा देनी चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और लड़कियों में अगर जो है वह वो अगर पीरियड हो रहा है, मासिक धर्म हो रहा है, तो उस जगह पे उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो माता जो है उनको लगातार शिक्षित करती हैं। लड़कों को जो है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उन सब सारी बातों को अगर उनके अंदर ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो क्या कौन सा पौष्टिक खाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, उन सब सारी चीजों के बारे में लगातार बच्चों को टीचर के द्वारा, बच्चे को जो है माता पिता के द्वारा या उनके जो एजुकेटर हैं, जो कोच हैं, उनके द्वारा लगातार उनको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह जो है उस जो स्थिति है, वह जो हार्मोन्स की जो परिवर्तन की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, जो व्यग्रता की स्थिति है, उस स्थिति से बच्चे बाहर निकल पाए। तो इसके लिए जो है उनको शिक्षा लगातार देनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे की बात है मानसिक विकास के लिए शिक्षा, यानी उनकी मानसिक विकास, जो उनके अंदर में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो उनके अंदर में तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो उनके अंदर में दिवा स्वप्न उत्पन्न हो रहा है, जो उनके अंदर में गलत फीलिंग उत्पन्न हो रही है, या जो अच्छी फीलिंग उत्पन्न हो रही है, अच्छी फीलिंग को अच्छे रास्ते पर और गलत फीलिंग को उनको समझा करके वापस से सही रास्ते पर लेके आने के लिए उनको लगातार शिक्षा देनी चाहिए। तो मानसिक शिक्षा के लिए भी जो है वह वहां पे अवसर देना चाहिए, वहां पे जो है उनको लगातार एजुकेट करना चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, बच्चे का संवेग मेंटेन रहे, इतना भी नहीं किसी के साथ में लगा होना चाहिए, या इतना भी नहीं कि उंगली काट लो अपना जो है ये काट लो, इतना भी नहीं है, इतना भी अटैच नहीं होना है। या उसको समझाना कि बेटा अभी उम्र नहीं है, अभी आगे आएगा, अभी बहुत सारा जीवन है, अभी नहीं सुसाइड करना है, अभी ये नहीं करना है, अभी देखो हम भी ऐसे ही थे बट यहाँ तक आए ना, देखो। तो ऐसे ये सारी बातें जो है उसको संवेगात्मक विकास की शिक्षा देनी चाहिए। तो संवेगात्मक विकास की शिक्षा के लिए लगातार बच्चे से बातें करना, इन सब बातों में जो अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है लगातार बच्चे के साथ में कन्वर्सेशन करना और मित्रवत व्यवहार करना, ये जो है जरूरी है। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, बच्चे को लगातार समाज के बीच में लेके जाना, लगातार अच्छे लोगों के बीच में रखना, वहां पे वो बातें दिखाना, तो सामाजिक विकास भी बच्चे का हो ऐसा शिक्षा देना चाहिए। यानी उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन में लेके जाया जाए ताकि बच्चे का विकास हो सके। तो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा देना चाहिए। धार्मिक तथा नैतिक विकास की शिक्षा, यानी बच्चा धार्मिक रूप से मेंटेन रहे, तो धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा भी बच्चे को देना चाहिए।
जो भी पढ़ाया जाए तो बच्चे के अंदर में जो ये गलत प्रवृत्ति है, गलत धारणा है, गलत धारणा या अपराध की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर में ना जागृति हो, इसके लिए धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा भी देना चाहिए। उसको अलग अलग प्रकार के पाठ जो लोगों ने किया हुआ है वो सब चीजें देनी चाहिए। यहीं पे बच्चे का जो व्यक्तिगत विभेद है, वैयक्तिक विभेद को जानकर, वैयक्तिक विभेद को जानकर उसे शिक्षा देनी चाहिए। वैयक्तिक विभेद को जानकर, यानी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो उसको जान करके उसको शिक्षा देनी चाहिए, व्यक्ति विभेद को ध्यान करके। वहीं यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन पर फ्री और खुल करके बात करनी चाहिए बच्चे से कि ये हो सकता है, वैसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। बंद अगर दरवाजा तो उसको खोलने के लिए हर कोई चाहता है, अगर खुला है, हर बातें ओपन है, तो हर बातें ओपन है तो बच्चे का माइंड वहां तक नहीं जाएगा। तो ऐसे सेक्स एजुकेशन पर भी खुल करके बच्चे के साथ में, जो एडोलसेंस वाला है बच्चा, उसके साथ में खुल करके बात करनी चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जहां जैसे पढ़ाने की आवश्यकता है वैसे ही उपयुक्त जो है शिक्षण विधियां, जो अप्रोप्रिएट शिक्षण विधियां है उनका प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया। आगे चलते हैं, किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो किशोर है उसको किशोर ना समझ करके, छोटा बच्चा ना समझ करके उसके साथ में वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसको कहना चाहिए बेटा तुम ये करो, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो उसको जब हम खुद जिम्मेदारी दे देंगे तो उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अच्छा करेगा और उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट करके उसके ऊपर आगे लेके जाना चाहिए। तो इसको जो है वयस्क जैसा व्यवहार, किशोरों के साथ में वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ जो पिताजी हैं वह लोग ज्यादा बच्चों के प्रति ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ज्यादा जो है उनके अंदर हो जाते हैं, तो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है, हमारे अंदर में जो है ज्यादा घुसा जा रहा है, तो वह उतना ज्यादा जो है अपने आप को पीछे घुसने लगते हैं। तो अक्सर ये एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। बट इंसान क्या करे, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में हमारा भी पालन पोषण वैसे ही हुआ है, हमारा भी पालन पोषण वैसे ही हुआ है। तो जो है हमारे मम्मी पापा का भी पालन पोषण वैसे ही हुआ है, तो हमारे साथ में वैसा ही वर्तन जो है होता है। अब ये भले कितनी भी वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर आकर के हावी हो जाए, बट यह जो है वह कुछ समय तक तो रहेगा ही, और वो रहना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम ज्यादा कंट्रोल देखेंगे नहीं तो बच्चा बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई का जो रेशियो है, बुराई को ग्रहण करना बहुत जल्दी होता है, और अच्छाई जो है वह बहुत जल्दी नहीं आती, उसमें बहुत समय लगता है। तो अगर बुराई ने ज्यादा घेर लिया तो यहाँ से बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग जो है इसके शिकार हो जाते हैं। आजकल तो इतने सारे चीजें हैं कि मोबाइल है, फोन है, ये है, वो है, फला है, ढिमका है, दुनिया भर की बातें हैं। उन दुनिया भर की बातों के चक्कर में जो है वो अच्छाई को नहीं करेंगे, बुराई को सबसे पहले एडॉप्ट कर लेंगे। बुराई चीजें जो है वो यूट्यूब पे इतनी सारी बातें देखेंगे, तो वो जो है वह अच्छाई को उस पर नहीं देखेंगे, उसमें अच्छाई चीज नहीं ढूंढ के लाएंगे, जो बुराई चीज है उसको जल्दी से लेके आएंगे। तो ऐसे बच्चे जो है आजकल ये जो इसका प्रभाव है, उन प्रभाव के लिए बच्चे के साथ में खुल करके बात करनी चाहिए, उनके साथ में देखना चाहिए, उनको ज्यादा उनके पीछे ना पड़ो, बट सुपरविजन तो लगातार रखो। इसीलिए आजकल जो फोन वगैरह है, जो इंटरनेट है, कंप्यूटर दे दीजिए करने के लिए, बट वहां पे जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन लगा के रखिए कि बच्चे ज्यादा जो है वो अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग प्रकार की चीजें, क्योंकि इंटरनेट पे एक ही चीज नहीं आती, बहुत सारी बातें आती हैं। तो बच्चा जो अभी छोटा है, छोटा ही रह करके बड़ा ना बन जाए, वो छोटा रह करके बड़ा ना बन जाए, तो ऐसी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वयस्क जो किशोर है, उन किशोरों को बहुत ही संभाल करके बातें करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक जो है आज हमारा किशोरावस्था का जो टाइटल था, जो टॉपिक था, वो यहाँ पे खत्म होता है। आइए हम जो है कुछ आपसे